हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम बात करेंगे जून 2026 के लास्ट वीक की, और ये हमारा 4th वीक होगा। इसमें जितने भी हमारे एमसीक्यूज हैं वो आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेंगे। जो लोग डेली हमारे वीडियोस नहीं देख पाते उनके लिए ये वीकली सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पूरी पीडीएफ हमारे करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दी जाएगी, और डेली, वीकली, मंथली और हमारा जो 1 ईयर का पीडीएफ पैकेज है जिसमें आप आईबीपीएस की अगर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप वहाँ पर जाकर इन सारे डे टू डे जो करंट अफेयर्स हैं इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। प्लस लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स का जो पैकेज है वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपके एग्जामिनेशन के लिए सब कुछ एक प्लेस पर मिल जाए। और अभी ऑफर चल रहा है तो बहुत ही मिनिमम ऑफ में आपको ये पैकेज मिल जाएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। To promote the folklore and imagination, International Fairy Days globally celebrated on which day? पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल फेरी डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो डे है वो 24 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली ये कुछ ऐसे जो कल्चरल हेरिटेज डेज होते हैं उसमें से ये शामिल है, और 24 जून को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल फेरी डे मनाया जा रहा है। ये जो दिन होता है बेसिकली जैसे कि परियों की जो कहानियाँ होती हैं और जो लोक कथाएँ हैं और बहुत पुरानी जो कल्पना वाली चीज़ें उन सब चीज़ों के लिए ये समर्पित रहता है। लोग जो है इस दिन अपनी जो है बहुत जो माइथिकल स्टोरीज जो हैं उनको याद करके एक सेलिब्रेशन यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा 24 जून को कनाडा के क्यूबेक प्रांत में एक सेंट जीन बैप्टिस्ट डे ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो दोनों डे हैं ये आपको एक बार एट अ ग्लांस में कवर कर लेने, क्योंकि 24 जून को ये सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड द थाईमानम थंगा मोथिरा तीथम, जो एक मैटरनल अंकल्स गोल्ड रिंग स्कीम होती है न्यू बॉर्न्स के लिए। एक्चुअली अभी क्या हुआ है कि एक राज्य सरकार है एक राज्य की, तो उन्होंने नवजात जो शिशु हैं इनके लिए एक नई जो स्कीम है इसको मंजूरी दी है। इस स्कीम का नाम है थाई मामम थंगा मोथरा थिट्टम। तो ये जो स्कीम है इसमें मामा की सोने की अंगूठी योजना जो है इस नाम से इसको मंजूरी यहाँ पर दी गई है। तो आपको बताना है कि वो इस स्टेट का नाम क्या है। तो ये तमिलनाडु सरकार ने अभी ऐसा किया है। होगा क्या यहाँ पर, तमिलनाडु सरकार ने ऐसा कहा है कि जो भी बच्चे अब सरकारी अस्पताल में जन्मे होंगे तो उनके लिए एक नई स्कीम जो है वो हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। इस योजना के तहत जो है 1 ग्राम की सोने की अंगूठी जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। फिर भी आप देख सकते हैं कि आज के समय में 10 ग्राम जो गोल्ड है उसकी कीमत लगभग 1,45,000 या 40,000 50,000 के आसपास में चल रही है। अगर 99 कैरेट का है तो उसकी आप देखेंगे कि लगभग 150 के आसपास में है। तो कहीं ना कहीं पर 1 ग्राम जो है ये 14 से 15,000 रुपये का हो जाता है। इतने ग्राम की जो सोने की अंगूठी जो है वो यहाँ पर दी जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज किया जा सके कि वो हॉस्पिटल में जाकर जो है डिलीवरी करवाएं। और इसका मकसद यही है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, और इसके लिए सरकार ने 755.83 करोड़ का जो एक स्टेट वाइज जो पूरा बजट है वो यहाँ पर प्लान किया है। इसकी जो शुरुआत है वो होगी 15 सितंबर से। 15 सितंबर से क्यों होगी? क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है इस पर ये इन्होंने जो है डे फाइनल किया है कि हम इस दिन इस स्कीम की शुरुआत यहाँ पर कर देंगे। और अभी जो C जोसेफ विजय, जिसको C विजय के नाम से जानते हैं, ये 22nd चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के मई 2026 में इन्होंने जो है ओथ लिया था, और गवर्नर तमिलनाडु के हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्कलेकर। ठीक है। तो ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो इनका एक विजन डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है बेत्री तमिजिगम, तो इस विजन के तहत जो है ये तमिलनाडु में C विजय के द्वारा जो है ये योजना यहाँ पर लाई गई है, जो स्टेट के जो इस ट्रेजेक्टरी को प्रमोट करेगी 2026 से 2031 के टाइमलाइन में। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को 2026 में कौन सा पद्म पुरस्कार यहाँ पर मिला है? आपको बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में जो है एक सिविल इन्वेस्टर सेरेमनी जो है ये आयोजित होती है, और इसमें 65 महान हस्तियों को साल के जो पद्म पुरस्कार हैं ये दिए जाते हैं, और अलग अलग कैटेगरीज है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो जो खेल जगत से रोहित शर्मा आते हैं इनको जो है पद्म श्री से नवाजा गया है। इनके साथ में ही गोलकीपर जो सविता पुनिया है इनका नाम भी याद रख लीजिएगा, इनको भी पद्म श्री दिया गया है
ठीक है, और रोहित शर्मा, ये दो स्पोर्ट्स के एक महान खिलाड़ी हैं। और टेनिस के दिग्गज जो खिलाड़ी हैं विजय अमृतराज, इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित यहाँ पर किया गया है। ये टेनिस खेलते हैं और साल 2026 में कुल 131 जो पुरस्कार थे इनकी घोषणा हुई थी, जिसमें 66 जो है वो पहले समारोह जो मई में और 65 जो है ये जून में जो इनका अनाउंसमेंट होता है समारोह का, तो इसमें ये यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये दो अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पर दिया गया है। मैं की हाईलाइट्स हमेशा देता हूँ, तो की हाईलाइट्स को आप लोग नोट कर लीजिए करिए। Which scheme led to the Poonch district receiving the Scotch Award for Outstanding Implementation? तो पुंछ जिले को हाल ही में किस योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए स्कॉच जो पुरस्कार है से सम्मानित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले को नई दिल्ली में एक स्कॉच अवार्ड जो है वो यहाँ पर दिया गया है। यह है आयुष्मान भारत PMJAY सेहत। तो ऐसा हुआ है कि जो पुंछ जो ये है जिला, तो इसको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना है इसको बहुत अच्छे से लागू करने के लिए ये स्कीम यहाँ पर इन्होंने अच्छे से लागू की, इसलिए पुरस्कार इनको यहाँ पर दिया गया SKOCH। ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या है कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस योजना का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं हेल्थ जो सर्विसेज है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने वहाँ पर पुंछ जो जम्मू कश्मीर का एक ऐसा अकेला ज़िला है जो स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे अच्छे लेवल पर काम कर रहा है। तो इस अवार्ड के लिए जो है ज़िले की उन सभी जो कोशिशें की तारीफ यहाँ पर की गई है जिनसे लोगों को मुफ्त इलाज जो है वो काफ़ी आसानी से मिला है, और ज़िले ने दूर दराज और बॉर्डर इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए जो है यहाँ पर काम काफ़ी अच्छे से किया है। तो पुंछ जो है वो काफ़ी आगे निकल कर यहाँ पर आया हुआ है। हाल ही में एशियन रिले चैंपियनशिप 2026 में महिला 4x100 मीटर रिले का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आपसे पूछा गया है कि हु वॉन द वुमेन्स 4x100 रिले गोल्ड एट द एशियन रिलेज चैंपियनशिप 2026। तो इसमें जो है भारत ने जीता है, और चीन के जो शोक्यांग में एशियन रिले चैंपियनशिप 2026 जो है इसका आयोजन किया जाता है। तो वेन्यू पूछा जाए तो ये है चाइना का, और यहाँ पर जो चैंपियनशिप है ये एशियन रिले चैंपियनशिप 2026। तो इसमें आखिरी दिन जो है भारतीय महिला टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और गोल्ड यहाँ पर जीता 4x100 मीटर रिले में 43.85 सेकेंड्स, और ये इनका सीज़न का बेस्ट जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस भी रहा है। और इस सीज़न का जो भारतीय टीम है वो अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन जो वो यहाँ पर कर चुकी है, और इस जीत के साथ में ही भारतीय टीम में श्रावणी नंदा और SS स्नेहा और सुदेशना शिवंकर और तमन्ना जो है ये यहाँ पर शामिल हुए हैं। ठीक है, तो ये लोग जो थे जिन्होंने इस जीत करने वाली टीम में अपना भागीदारी यहाँ पर दी है। और इसके अलावा मिक्स 4x400 जो मीटर का चैलेंज था इसमें टीम ने सिल्वर मेडल, और मिक्स 4x100 मीटर टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जो है वो भारत का सम्मान जो है वो यहाँ पर बनाया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक डे इन 2026? तो आपको बताना चाहूँगा कि ये 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार की जो थीम इन्होंने रखी है यू कैन डू दिस लेट्स मूव, ये थीम रखी गई है। और अगर आपसे पूछा है कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है तो ये 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इस दिन में क्या होता है बेसिकली 1984 में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है जिसका नाम है IOC, इसको यहाँ पर बनाया गया था 1894 में, और 2026 की जो थीम है वो है यू कैन डू दिस लेट्स मूव, ये यहाँ पर रखी गई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा जो है ये फाउंड हुआ था इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि इस बार जो एक जॉइंट इनिशिएटिव था WHO का, तो इनका एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को इनकरेज किया जाए ताकि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व यहाँ पर रह सके। ठीक है, मूव लर्न एंड डिस्कवर, ये 3 पिलर इस सेलिब्रेशन के यहाँ पर डिसाइड किए गए। अच्छा, साथ ही जो यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे है ये भी आपका सेलिब्रेट होता है, तो ये दिखाता है कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं इनके इम्पोर्टेंस को यहाँ पर। ठीक है, और इस बार 2026 की इसकी जो थीम है वो है ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एडवांसिंग इनोवेशन पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन। ठीक है,
तो ये जून 23 से जून 25 तक जो है ये बेसिकली होस्ट हो रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इंटरनेशनल विडोज़ डे जो है ये भी मनाया जाता है। जो विडोज़ वुमेन है इनके राइट्स और इनके सम्मान के लिए पूरी दुनिया में जो है जागरूकता दिवस के तौर पर हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ताकि इनके राइट्स से ये वंचित ना रहें और इनको हर वो चीज़ मिलनी चाहिए जो ये डिज़र्व करती हैं। तो लगभग 258 मिलियन जो विडोज़ हैं दुनिया भर में हैं। तो ये इनिशिएटेड जो है वो लिया गया है द लोम्बा फाउंडेशन के द्वारा, और इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2010 में फाइनली इसको अडॉप्ट भी कर लिया था इस कंसेप्ट को। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब होता है। इंटरनेशनल ये विडोज़ डे, ठीक है, इंटरनेशनल विडोज़ डे जो है इसके इम्पोर्टेंस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, 23 जो है जून। तो ये सारे डे मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर रखे हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, तो इनके थीम के साथ भी और ये किस पर्पज से मनाए जाते हैं वो आप यहाँ से क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। द एनुअल मेला खीर भवानी इज प्राइमरली डेडिकेटेड टू विच गॉडीज। वार्षिक मेला खीर भवानी जो है मुख्य रूप से किस देवी को समर्पित की जाती है। तो कश्मीर में हर साल जो ज्येष्ठ अष्टमी होती है इसके मौके पर जो है एक मेला खीर भवानी जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये जो गॉडीज हैं ये हैं रंगिया देवी। तो इस खास त्यौहार में जो कश्मीरी पंडित हैं इनके साथ दुनिया भर के हजारों भक्त यहाँ पर शामिल होते हैं, और जो भी श्रद्धालु हैं ये माता रगन्य देवी जो माता दुर्गा का एक ही रूप है इसकी पूजा करते हैं, और इनकी पूजा के साथ साथ में खीर, दूध और फूल यहाँ पर समर्पित करते हैं। तो माता रगन्य देवी को खीर भवानी के तौर पर भी जो है इनको जाना जाता है। और इस मेले का जो मुख्य केंद्र है वो गंदेरबल ज़िले का जो तुलमुल्ला में एक जगह है, तो यहाँ पर खीर भवानी मंदिर है। तो यहाँ पर ये सेलिब्रेशन होता है जम्मू एंड कश्मीर में, इतना आपको पता है यहाँ पर रखना है। ठीक है, विच पॉलिश डॉक्यूमेंट्री फिल्म वॉन द गोल्डन कॉन्च टॉप ऑनर एट MIFF 2026। तो ये जो MIFF है इसका मतलब है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो इसमें जो है किस पॉलिश डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने गोल्डन कॉच जो है ये पुरस्कार यहाँ पर जीता है, ये मिला है सिल्वर को। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फिल्म फेस्टिवल बेसिकली जो है मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के लिए एक बर्ड लेवल का एक मंच होता है। तो इस फेस्टिवल का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है गोल्डन कॉच वो पोलैंड की एक डॉक्यूमेंट्री है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है पोलैंड की है, और इस पोलैंड की डॉक्यूमेंट्री सिल्वर को यहाँ पर दिया गया है। और ये आपसे पूछा सकता है, ये बेसिकली इनका फोकस होता है डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन एंड एनिमेशन फिल्म्स पर। ठीक है, तो इस बार उन्होंने गोल्डन कॉच किसको दिया है, ये एक पॉलिश डॉक्यूमेंट्री फिल्म है पोलैंड की, सिल्वर। और इसकी अगर बात की जाए तो इस फिल्म को नतालिया कोन्यार्ज ने जो है डायरेक्शन दिया था, और इसे जो है मासीज कोबुकी, इनका नाम भी याद रखिएगा, मासीज कोबुकी ने प्रोड्यूस यहाँ पर किया था। तो इस फेस्टिवल में दुनिया भर के लगभग 46 देशों से कुल लगभग 1459 लोग जो हैं वो एंट्रीज यहाँ पर करने आए थे। और सिनेमा जगत में बेहतरीन के लिए जो है लगभग 17 ऐसे अवार्ड जो अलग अलग श्रेणियों में यहाँ पर दिए जाते हैं। राखी गढ़ी इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट नोन सेटलमेंट ऑफ विच एंशिएंट सिविलाइजेशन। अभी जो राखी गढ़ी है वो किस प्राचीन सभ्यता का सबसे बड़ा जो है यहाँ पर एंशिएंट सिविलाइजेशन का जो है ज्ञात स्थल जो नॉन सेटलमेंट है वो यहाँ पर माना जाता है। तो जो ASI होता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, तो इन्होंने राखी गढ़ी जो हरियाणा में है तो यहाँ से खुदाई में मिले जो इंसानी कंकाल ह्यूमन स्केलेटन रिमेन्स को आगे की जांच के लिए इन्होंने भेजा है। तो इन कंकालों को भारतीय जो मानव विज्ञान सर्वेक्षण है ANSI इनको सौंपा गया ताकि उस पर वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च यहाँ पर की जा सके। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ये इसका सबसे बड़ा जो ज्ञात स्थल जो है वो यहाँ पर माना जाता है। और इसमें जो सिंधु सरस्वती जो हड़प्पा है सभ्यता, इसके बारे में नई और पक्की जानकारी जो है ये यहाँ पर जुटाना है। तो इसी वजह से इन्होंने इसको यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये यहाँ पर लगातार काम कर रहा है। और वैज्ञानिक इस बात का पता लगाएंगे कि उस समय के लोग कहाँ से आए थे, इनका माइग्रेशन कहाँ से हुआ था, और उनका जो रहन सहन जो है वो कैसा हुआ करता था, उनकी सेहत कैसी रहती थी, उनकी लाइफ कितनी थी। तो इन सब चीज़ों की स्टडी जो है वो यहाँ पर की जाएगी। और अब DNA और अन्य आधुनिक तकनीकों से यह पता लगाया जाएगा कि जो प्राचीन भारतीय सभ्यता की जड़ें जो है वो कितनी गहरी यहाँ पर थी। तो ये चीज़ यहाँ पर चेक होगी। 2025 में दुनिया का शीर्ष जहाज
पुनर्चक्रण जिसको बोलते हैं सिप रिसाइकलिंग राष्ट्र कौन सा बन गया ये, ठीक है। विच नेशन हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स टॉप शिप रिसाइकलिंग नेशन इन 2025। तो ये है इंडिया, क्योंकि भारत ने 2025 में दुनिया का नंबर 1 जो जहाज रिसाइकलिंग जो है ये देश बनकर जो है एक बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है। तो 2025 में दुनिया का शीर्ष जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र कौन सा बन गया है, तो ये कहलाएगा भारत। हमने मैरीटाइम जो इंडिया विजन 2030 है जिसको हम लोग बोलते हैं MIB 2030, तो इस लक्ष्य को समय से पहले ही हासिल कर लिया है। जो संयुक्त राष्ट्र है UNCTAD, इसकी रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो दुनिया के कुल जहाज रिसाइकलिंग में भारत का हिस्सा जो है 2024 में 30 से बढ़कर 2025 में 35.4% जो है वो यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि जहाज को तोड़ने और उसके लोहे के सामान को दोबारा इस्तेमाल करने की मात्रा जो है 2024 में 1.86 मिलियन GT थी, जो 2025 में बढ़कर जो है 2.99 जो है इतने मिलियन GT जो है वो यहाँ पर हो गई है। तो इसमें जो है गुजरात के जो अलंग शिप रिसाइकलिंग यार्ड जो है उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर आपसे पूछा है कि अलंग शिप रिसाइकलिंग यार्ड जो है वो कहाँ पर है, तो ये गुजरात है, ठीक है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इनका पालन करते हुए अपनी रिसाइकलिंग तकनीकों को और भी बेहतर यहाँ पर बना रहे हैं। हाल ही में CCPA ने किन कंपनियों का भ्रामक विज्ञापन के लिए जुर्माना यहाँ पर लगाया है, तो जो CCPA है इन्होंने इम्पोज किया है पेनल्टी ऑन विच कंपनीज फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें जो है एक एस्टोरिया फूड्स एंड जो मिसेस बैक्टर्स हैं इनको यहाँ पर जो है शामिल किया गया है। तो जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है इसको बोलते हैं CCPA, तो उन्होंने 2 बड़ी कंपनियां एक एस्टोरिया फूड्स और मिसेज बैक्टर्स फूड, तो इन दोनों पर 1-1 लाख का फाइन लगाया है, क्योंकि इन कंपनियों पर गलत विज्ञापन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देने का आरोप है। CCPA का कहना है कि विज्ञापन में 100% शब्द का इस्तेमाल जो है करना वो एक कड़ा दावा है और इसे सच ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कोई फेक चीज़ आप बोल दो। अगर आप लिख रहे हो 100% तो ये एक एब्सोल्यूट क्लेम है, तो ये हमारा एक्यूरेट होना चाहिए 100%, ठीक है। तो ये जो 100% टेंडर कोकोनट वाटर, 100% जूस, ये जो एस्टोरिया फूड्स है ये इनको यूज करते हैं। बट जो प्रोडक्ट्स वर मेड फ्रॉम द कंसनट्रेट्स, तो इनको मिलाकर बनाया जाता है। इसमें INS 202 प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं और कुछ ना कुछ मात्रा और भी चीज़ों की होती है। अब जैसे कि इंग्लिश ओवन में प्रमोट करता है कि 100% आटा ब्रेड, 100% व्होल व्हीट डिस्पाइट कंटेनिंग 87% व्हीट फ्लोर, तो 87% व्हीट फ्लोर होने के बावजूद ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि 100% आटा ब्रेड है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर इस वजह से जो CCPA इन्होंने सेंट्रल जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है इन्होंने 1-1 लाख का जुर्माना जो है ये यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। वैसे आज के समय में मेरा रिकमेंडेशन तो होगा कि जब गर्मी आ जाए तो आप अपने घर पर एक ज्वार की या फिर मक्के की बनी हुई रोटी अगर आप खा लेते हो ना उसमें ब्रेकफास्ट में, दैट इज़ रियली गुड, क्योंकि बहुत ही स्लो डाइजेशन होता है मक्का ज्वार इन सब चीज़ों को खाने से। रागी वगैरह जो मिलेट्स है ना, आप इनको जो है यूज़ करो। और अगर नहीं अवेलेबल है तो सबसे अच्छी तो गेहूं की रोटी है, अगर वो है। एक्चुअली क्या होता है, गेहूं का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम जौ की रोटी देखें तो जिन लोगों को ब्लड शुगर होती है उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो जौ की रोटी खाएं। जौ की रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो काफ़ी कम होता है। हमारी बॉडी में जब ये डाइजेशन होता है ना तो बहुत धीरे धीरे जाकर ये ब्लड में जाकर मिलती है, तो इस वजह से शुगर एक साथ स्पाइक नहीं करती है, धीरे धीरे करके बढ़ेगी। तब तक आपका जो इंसुलिन हार्मोन है वो भी रिलीज़ होगा और ये इस चीज़ को बैलेंस यहाँ पर कर लेता है। तो इसलिए कहा जाता है खाने के बाद थोड़ी वॉक भी करनी चाहिए। तो आप लोग भी इस चीज़ों को अपनी लाइफ में यहाँ पर सेटल करें। In which state were 3,214 करोड़ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स रिसेंटली लॉन्च। केंद्रीय सड़क परियोजना और राष्ट्रीय जो राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, तो इन्होंने मेघालय में 6 नई सड़क परियोजनाएं जो है इसकी नींव यहाँ पर रखी है। तो इसमें 4 नए नेशनल हाईवे हैं, वो यहाँ पर जो नेशनल हाईवेज हैं 4 वो हैं यहाँ पर, और 2 पुरानी सड़क परियोजनाएं जो इनको बेहतर अपग्रेड जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो सरकार इसके लिए टोटल फंड जो है 3,214 करोड़ का लेकर आई है, और इसमें तुरा बाईपास, धुबरी, फुलवारी ब्रिज और शिलोंग डॉबकी रोड जो है इन सब चीज़ों को यहाँ पर इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। बट आपको ये पता है कि कितना आउटले यहाँ पर इन्होंने रखा गया है। तो इसमें जो बेस्ट गारो हिल्स में आना जाना जो है वो काफ़ी अब ईजी हो जाएगा। तो ये कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, और मेघालय को एक तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और भी ज़्यादा जो है इनकरेज किया जाए ताकि बॉर्डर तक बेहतर कनेक्टिविटी जो है ये बनाई जा सके।
हाल ही में 10वां राज्यव्यापी मेगा मॉक ड्रिल जो है वो किस राज्य में आयोजित किया गया है? 10th स्टेट वाइड मेगा मॉक ड्रिल जो है ये कहाँ पर कंडक्ट किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है ये 10वां राज्यव्यापी मेगा मॉक ड्रिल जो है इसका आयोजन किया जाता है। और ये बेसिकली जो HPSDMA है, जो हिमाचल प्रदेश में जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो इन्होंने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के साथ मिलकर जो है ये मॉक ड्रिल जो है एक बड़ी मॉक ड्रिल है, इसका यहाँ पर शुरुआत किया है। तो ये आपसे पूछाएगा 10th स्टेट मॉक ड्रिल, ये NDMA और HSPDMA, तो जो HPSDMA इन दोनों के साथ मिलकर जो है ये बेसिकली कोलैबोरेटेड फॉर्मेट में हुई है और ये 10th एडिशन है। तो इसमें भूकंप, बादल फटना और जंगल में आग जैसी जो चीज़ें हैं इनका एक सिमुलेटेड सीनरीज जो है वो बनाकर दिखाया गया, ताकि सरकार और प्रशासन ये देख सके कि कितनी तेज़ी से ये लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो ये जो ड्रिल है वो 3 फेजेस में हुई है, पहले वर्कशॉप, फिर टेबल पर चर्चा और लास्ट में जो है मैदान में जाकर इन्होंने जो है ये सब चीज़ें पूरा कराया। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल पूरा करके यहाँ पर देखा है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जब कभी कोई सिचुएशन ऐसी ख़राब सी आ जाए तो सारी एजेंसियां मिलकर कैसे काम करेंगी, तो इसके लिए इन्होंने प्रैक्टिकल यहाँ पर किया है। पर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 10th स्टेट वाइड मेगा मॉक ड्रिल जो है वो कहाँ पर हुई है, किसके साथ में कोलैबोरेशन से हुई है, आपको इतना पता रखना है। ठीक है, हाल ही में डीजल के निर्यात शुल्क को बढ़ाकर कितना यहाँ पर कर दिया गया है? तो अभी जो भारत सरकार ने डीजल और जो ATF है, एविएशन जो टरबाइन फ्यूल है, तो इसमें हवाई जहाज का जो फ्यूल है तो इसके एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को यहाँ पर बढ़ा दिया है और अब जो है ये कर दिया गया 1/, ये 14 पर लीटर के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है, 14 रुपये पर लीटर के हिसाब से। ठीक है, डीजल पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी इसको 13.5 रुपये से बढ़ाकर इन्होंने 14 रुपये कर दिया है और जो ATF है इस पर टैक्स 9.5 से बढ़ाकर जो है वो इन्होंने कर दिया है आपका 12.5 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो ATF है इस पर भी आपकी ड्यूटी बढ़ी है और जो डीजल है ये भी आपका यहाँ पर बढ़ चुका है। ठीक है, तो पहले जो इन दोनों के एक्सपोर्ट पर लगने वाला जो टैक्स था वो 1.5 रुपये का टैक्स जो वो पहले जैसे ही, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश के अंदर जो डोमेस्टिक बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स में भी इन्होंने कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया है। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक एक्साइज ड्यूटी है वो आपकी एज इट इज़ है, बट इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन द डीजल जो है वो यहाँ पर इन्होंने बढ़ाया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। What is the total financial outlay of the recently approved scheme to replace old trucks and buses in दिल्ली NCR? तो केंद्र सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए जो है एक बड़ी योजना मंजूरी दी है। इसके लिए एक बजट एलोकेट किया है, 9,585 करोड़ का बजट जो है वो यहाँ पर एलोकेट किया गया है। बेसिकली इस योजना का नाम रखा गया है व्हीकल रिप्लेसमेंट स्कीम। तो जो पुरानी BS4 या उससे पुरानी बसों और ट्रकों को बदलने के लिए यहाँ पर किया गया, तो इसके बदले में BS जो 6 जो मॉडर्नाइज इंजन है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने के लिए सरकार जो है वो यहाँ पर आपको मदद करेगी। तो इस स्कीम में करीब लगभग 2 लाख से ज़्यादा जो गाड़ी मालिक हैं इनको बेनिफिट मिलेगा, जिसमें 1.9 लाख ट्रक हैं और 16,329 जो है बसें यहाँ पर शामिल हैं। तो सरकार जो है वो लोन अगर आप लोगे तो 5 साल के लिए ब्याज में जो है एक इंटरेस्ट सब्वेंशन जिसको बोलते हैं छूट, वो हर महीने 4800 रुपये तक के फ्यूल के वाउचर के रूप में जो है वो आपको यहाँ पर देने वाली है। तो पूछा जाएगा 4800 का वाउचर जो है 5% इंटरेस्ट सब्वेंशन ऑन द लोन्स फॉर 5 ईयर्स, तो ये इस तौर पर जो है देगी। जो एलिजिबल ऑनर्स होंगे तो इनको ये चीज़ यहाँ पर रिसीव मिलेगी। साथ में इलेक्ट्रॉनिक जो अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हो तो इस पर आपको इंसेंटिव और टैक्स में भी भारी छूट यहाँ पर दी जाएगी। What is the total value of the development project launched by the PM in Odisha in June 2026? अभी प्रधानमंत्री मोदी जी और जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने हाल ही में उड़ीसा का दौरा किया था और इन्होंने काफ़ी एक बड़ा जो पैकेज है वो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इसके लिए इन्होंने दिया है। तो ये है 47,600 करोड़ का। तो इस प्रोजेक्ट का मकसद ये होगा कि राज्य के हर क्षेत्र को तेज़ी से आगे बढ़ाना। इसमें ऊर्जा, एनर्जी, सड़कें और पीने का पानी और जो पर्यटन है ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर शामिल की गई हैं। तो जो आदिवासी हैं इनके कल्याण के लिए ये योजना बेसिकली चलाई गई है। तो आपसे पूछा जाएगा, तो ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उड़ीसा में 47,600 करोड़ के हैं। ठीक है, मोदी जी ने अनवेल्ड एक किया था, यहाँ पर एक जो फाउंडेशन स्टोन है इसको यहाँ पर इन्होंने अनवेल किया। ठीक है, तो ये आपसे पूछा यहाँ पर जा सकता है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर द सिग्नलिंग मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इन ईस्टर्न रेलवे? तो अभी जो भारतीय रेलवे इन्होंने जो ईस्टर्न रेलवे जिसको पूर्वी रेलवे भी कहते हैं इसके लिए जो है 405 करोड़ की जो सिग्नलिंग मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है इसको मंजूरी यहाँ पर दे दी है। इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि रेल यात्रियों को ज़्यादा कन्वीनियंट बनाना
और इसमें जो है रिले वेव सिस्टम इनको हटाकर जो है हम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो EI सिस्टम है उनको यहाँ पर लेकर आ रहे हैं एट 32 जो लोकेशन है वहाँ पर। और इसमें 25 स्टेशन और 7 ब्लॉक सिग्नलिंग जो है वो इनको शामिल यहाँ पर किया गया है। और ये बदलाव जो है वो हाई डेंसिटी नेटवर्क पर किया जाएगा ताकि ट्रेनें और भी बेहतर तरीके से जो है वो यहाँ पर चल सकें। What was the theme of the BRICS MSME Forum 2026? आपसे यहाँ पर कहा गया है कि भारत की जो अध्यक्षता है ब्रिक्स चेयरशिप 2026, इसके तहत जो है ब्रिक्स MSME फोरम 2026 का थीम यहाँ पर क्या रखा गया है, तो यह बिल्डिंग फॉर द रेजिलेंस इनोवेशन एंड कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME वो होस्ट कर रहा है पहली ब्रिक्स MSME फोरम और 3rd SME वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है आगरा उत्तर प्रदेश में, और ये हो रही है इंडिया का जो ब्रिक्स चेयरशिप है 2026 उसके तहत। ठीक है, तो इस बार की थीम आपसे पूछी जा सकती है ये क्या है यहाँ पर। और इसमें जो है ब्रिक्स देशों के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं और बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एक साथ आएंगे। इनका मकसद ये है कि जो MSME है इनमें कोऑपरेशन करना और जो है MSME को आसानी से कैसे फाइनेंस मिलना और जो सस्टेनेबिलिटी है मतलब कि तकनीकी का मिलना भी साथ में और व्यापार को और भी ज़्यादा टिकाऊ बनाना, सस्टेन करना, वो सब बनाना है। तो ये 3 क्षेत्र जो है 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की जो है प्राइमरी यहाँ पर जो मुख्य चीज़ें उसमें से मुख्य प्राथमिकताओं में से शामिल इनको किया गया है। ठीक है। Emirates NVD acquired a majority stake in which Indian bank? अभी क्या हुआ है कि Emirates NVD इसने किस भारतीय बैंक में बहुत बड़ी एक हिस्सेदारी जो है वो अभी खरीदी है। आपको बता दूं UAE का ये बड़ा बैंक है जिसका नाम है एमिरेट्स NVD, और इसने जो है RBL बैंक में 60% की हिस्सेदारी खरीदकर मेजॉरिटी स्टेक होल्डर जो है अब ये बन चुका है। तो आपसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एमिरेट्स NVD है कहाँ का है, तो ये UAE बेस्ड एक बैंक है जिसने 60% मेजॉरिटी RBL बैंक में परचेस की है, और ये लगभग फिगर्स में होती है 2.75 US बिलियन डॉलर या फिर 26,000 करोड़। ये जो डील है ये डिस्क्राइब करती है कि एक बहुत बड़ा FDI जो है वो भारत में यहाँ पर आया है बैंकिंग सेक्टर को यहाँ पर बूस्ट करने के लिए। और आप ऐसे समझे कि इस डील के बाद में जो एमिरेट्स NVD अब जो है RBI बैंक का जो RBL बैंक है इसका प्रमोटर यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, क्योंकि 60% स्टेक जो है अब इसके पास में है। इस एक्विजिशन के लिए जो जरूरी अप्रूवल्स थे वो RBI, SEBI, CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सभी से इसको मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा एक यहाँ पर मैं कहूँगा मेजॉरिटी स्टेक जो है वो एमिरेट्स NVD ने RBL बैंक में यहाँ पर लिया है। ठीक है। In which month will MOSPI launch the Index of Services Production to track the India's service sector growth? भारत के सेवा के विकास को ट्रैक करने के लिए MOSPI द्वारा एक इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं ISP, इसको जो है किस महीने में लॉन्च यहाँ पर किया जाएगा। तो पहली बार जो है भारत सरकार इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन जिसको ISP बोलते हैं इस नाम का एक नया सूचकांक इसको जारी कर रही है। ये जुलाई 2026 में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि अलग अलग जो बिजनेसेस होते हैं इनके लिए जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है IIP, तो उसी की तरह जो है इन्होंने अभी इसको स्टार्ट किया है। तो ये जो नया इंडेक्स सर्विस सेक्टर है ये सेवा क्षेत्र की हर महीने की जो तरक्की है उसको यहाँ पर ये मापेगा। तो इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन जो है ये फर्स्ट एवर लॉन्च किया गया है, जुलाई 2026 में इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, और ये सर्विस सेक्टर की जो मंथली परफॉर्मेंस है उसको मेजर करेगा। ठीक है, ये सिमिलर बिल्कुल है IIP के तौर पर जो इंडस्ट्रीज में बेसिकली यूज होता है, बट ये सर्विसेज में यूज होगा, इसलिए हमने इसका नाम रखा है इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसको बनाया किसने है, जो मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI है उनके द्वारा इसको कंपाइल किया गया है इस इंडेक्स को, और साथ में जो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO है ये दोनों मिलकर जो है इस पूरे इंडेक्स को यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इसके लिए जो इन्होंने बेस ईयर है वो फिक्स कर दिया 2024-25। ठीक है, इसको चुनाएं। इसके पहले जो आंकड़े हैं, पहले जो आंकड़े रिलीज किए जाएंगे वो किए जाएंगे 14 जुलाई 2026 को। अब इसमें सब कुछ शामिल होगा, चाहे वो बैंकिंग हो, क्योंकि ये सारी सर्विसेज सेक्टर है ना, बैंकिंग, टेलीकॉम, होटल, ट्रांसपोर्ट और रियल एस्टेट, ऐसे बड़े जो फील्ड है इन सबको यहाँ पर शामिल किया गया है। और आप देखेंगे क्योंकि हमारी GDP जो है उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं 50% के आसपास में, तो ये यही सब है, तो इसलिए इनको यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। ठीक है,
What is the percentage growth in India's total trade, merchandise and services during financial year 2025-26? अभी नीति आयोग ने अपनी जो ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट है इसका 8th एडिशन जारी कर दिया और इसमें आपको ये बताना है कि हमने जो है टोटल सामान और सेवाएं, जो भारत का कुल व्यापार है वो कितना बढ़ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 5.4% से बढ़ा है। तो अभी ये जो 2025-26 में भारत का कुल जो सामान और सेवाएं दोनों 5.4% से बढ़कर 1.84 ट्रिलियन, ठीक है, यहाँ तक ये पहुँच गई हैं। हालांकि आप ऐसा देख सकते हैं कि जो मर्चेंडाइज है उसके निर्यात में थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिली है, लेकिन जो सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है हम साल 2026 की चौथी जो तिमाही है इसमें सर्विस सेक्टर का निर्यात जो है वो 9% यहाँ पर बढ़ता है और इससे देश को काफ़ी ज़्यादा सरप्लस यहाँ पर हमें देखने को मिला है। और पूरी दुनिया में भारत अभी भी जो सर्विस एक्सपोर्ट करने वाला 8th कंट्री है, ठीक है, 8th जो है लार्जेस्ट कंट्री के तौर पर यहाँ पर बना हुआ है। इस रिपोर्ट में विशेष रूप से जो फार्मास्यूटिकल है ना उनका बड़ा योगदान है। What is the India's target for textile and apparel export by 2030? अभी क्या हुआ है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ द टेक्सटाइल्स है इन्होंने नई दिल्ली में एक नेशनल समिट हुआ, उसमें 2030 तक जो कपड़ों का निर्यात है वो कितने बिलियन डॉलर तक पहुंच जाना चाहिए इसका एक इन्होंने लक्ष्य रखा है। तो ये है आपका 100 बिलियन डॉलर तक, ठीक है, 100 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। ये बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ द टेक्सटाइल्स है उन्होंने एक नेशनल समिट्स में ये स्टेटमेंट अपना दिया। और अगर अभी की बात की जाए तो भारत जो है वो 37 बिलियन डॉलर जो है ये मार्केट कैप को अभी यूज़ कर रहा है और इतने कपड़े वो बाहर भेजता है, इतने यूएस डॉलर के, जिससे अगले कुछ सालों में जो है बड़ा कुछ होने वाला है। तो 100 बिलियन तक का टारगेट 2030 तक का यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको यहाँ पर ये देखनी है। तो इसमें जो है 36 स्टेट यूनियन टेरिटरीज जो है स्टेट एक्शन प्लान में 200 जिलों के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान जो है वो यहाँ पर बनाए गए ताकि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अच्छे से हो सके। 2030 तक की डेडलाइन यहाँ पर रखी गई है 100 बिलियन डॉलर की, ठीक है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको हाइलाइट्स है ना ये सारे पीडीएफ में अवेलेबल रहते हैं, तो पीडीएफ में आपको ये सारा डेटा मिलेगा। आप अगर पढ़ना चाहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने और की इनेबलर्स, स्ट्रेटजिक शिफ्ट, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमने मेंशन कर रखी हैं। पासपोर्ट सेवा दिवस इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द इनेक्टमेंट ऑफ विच एक्ट। आपको यहाँ पर ये बताना है कि भारत में जो पासपोर्ट सेवा दिवस है वो किस अधिनियम के उपलक्ष्य में जो है वो यहाँ पर मनाया जाता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो ये जो पासपोर्ट जो सेवा दिवस है ये आपका 24 जून को मनाया गया और ये था 14th, और जो एक्ट यहाँ पर होता है वो है द पासपोर्ट एक्ट 1967। तो इसको हम लोग इसकी याद में जो है इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। बट एक्ट ये वाला है, ठीक है, जो पासपोर्ट सेवा दिवस को जो वैलिडेट करता है वो एक्ट कौन सा है, ये वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, अलग अलग फॉर्मेट में पूछाएगा। पहले तो ये वेरिएंट कौन सा 14th पासपोर्ट सेवा दिवस है जो 24 जून को आपका हुआ है, और एक्ट यहाँ पर काम करता है पासपोर्ट एक्ट 1967। जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है इनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने पासपोर्ट सेवा जो प्रोग्राम है 2.0 इसकी तारीफ काफ़ी की। इसको फरवरी 2026 में स्टार्ट यहाँ पर किया गया था। दूसरी चीज़ क्या है कि पहले पासपोर्ट बनवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से डिजिटल और जो नागरिक फोकस जो है वो यहाँ पर हो चुका है। अब सिटीजन सेंट्रिक बनाने का मतलब क्या है डिजिटल ड्रिवन मॉडल का, इसमें आप देखेंगे कि पहले जो 77 सेंटर्स थे 2014 में, अब ये 545 सेंटर्स आज की डेट में हो चुके हैं। तो इसमें पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, पासपोर्ट सेवा केंद्राज एंड पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्राज, तो POPS के, तो इन सब की वजह से जो नेटवर्क है वो काफ़ी यहाँ पर डीप हुआ है। और आज के समय में जो डाक विभाग है इसका एक बड़ा योगदान है पासपोर्ट बनवाने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और ये जो इनिशिएटिव है ये गाइडेड है बाय द विजन ऑफ द सुरक्षित पासपोर्ट, सुगम सेवा, सशक्त नागरिक, ठीक है। तो अभी क्या है कि बीच में जो बिचौलिए वगैरह है ना इनकी ज़रूरत अब इन्होंने ख़त्म कर दी। इसके लिए अब पासपोर्ट, जो चिप वाले पासपोर्ट और पासपोर्ट सेवा ऐप, इसके आने से जो बिचौली है इनकी जो नीड है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। 2026 के यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज का मुख्य विषय क्या था? व्हाट वाज द कोर थीम ऑफ द यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज
2026। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, ठीक है। अब मैं आपको इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा और बेहतर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो यूथ कोलैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज है, इसके जो विजेता हैं इनका अभी ऐलान यहाँ पर किया गया। तो 6 ऐसे यूथ लेड स्टार्टअप्स हैं, इनको सेलेक्ट किया गया है यूथ कोलैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 में, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो प्रोग्राम है वो युवाओं के जो बिजनेस आइडियाज़ हैं इनको बढ़ावा देने के लिए और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको फर्दर आगे पूरा करने के लिए जो है ये यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसे इन्होंने यूएनडीपी, अटल इनोवेशन मिशन, जो नीति आयोग है और सिटी फाउंडेशन है, इन सब ने मिलकर जो है इसको यहाँ पर शुरू किया और ये जो है 8th एडिशन यहाँ पर कहलाया जाएगा। और हैदराबाद का जो टी हब है इसके साथ मिलकर इसको पूरा किया जा रहा है 8th एडिशन को। और 2026 की जो थीम है वो है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। और इसमें जो 3 विनिंग स्टार्टअप्स हैं इनको जो सीड ग्रांट होगा वो 3,50,000 का ये फंडिंग होगी और जो 3 रनर्स होंगे तो इनको जो है 2,20,000 का यहाँ पर ईच जो अवार्ड है वो यहाँ पर इनको दिया जाएगा। ये एक फंडिंग के रूप में यहाँ पर रहेगा। 350 से ज़्यादा यहाँ पर एप्लीकेशंस आए थे जिसमें से जो चुने गए स्टार्टअप्स हैं इनको ट्रेनिंग और मेंटरशिप जो है वो यहाँ पर होगी। INS उदयगिरी और INS कवरत्ती ने जून 2026 में किस वियतनामी बंदरगाह पर आगमन किया? एट विच वियतनामीज पोर्ट डिड INS उदयगिरी एंड INS कवरत्ती अराइव इन जून 2026? तो ये जो है नारोंग पोर्ट है वहाँ पर वियतनाम में, वहाँ पर जो है इसका आगमन हुआ। और आपको बताना चाहूँगा कि वियतनाम की जो नौसेना है इन्होंने इस जहाज़ का बहुत ही शानदार और औपचारिक स्वागत किया। ये इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों देशों के बीच जो मजबूत जो समुद्री संबंध है इसको भी यहाँ पर ये दिखाता है। और एक वियतनाम का जो शहर है इसका नाम है हो ची मिन शहर। तो ये आपको याद रखना है, हो ची मिन सिटी वियतनाम का है। तो वहाँ पर ये पोर्ट है नारोंग पोर्ट। तो यहाँ पर जो INS उदयगिरी जो कि स्टील फ्रैगेट है और ये जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है। तो इन्हीं दोनों का जो है आगमन यहाँ पर होता है। और दूसरी चीज़ जो है इस यात्रा के दौरान जो है दोनों देशों की जो नौसेना है इन्होंने आपस में काफ़ी सारी जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है उनको यहाँ पर फाइनलाइज किया है। और 2026 में आप ऐसे देखें कि भारत और वियतनाम के जो रिश्ते हैं वो एक इन्हांस कंप्रेसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो 2026 की है इसके तहत जो है एक अलग लेवल पर पहुंच गए। और पहली जो बड़ी नौसैनिक जो उपलब्धि है ये भारत के लिए यहाँ पर है। और ये जो यात्रा है वो भारत की इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाने और समुद्री कूटनीति जो मैरीटाइम डिप्लोमेसी है इसको मजबूत करने की कोशिशों का एक बड़ा हिस्सा भी है। भारत के M777A2 अल्ट्रा लाइट हॉजर के लिए प्रस्तावित सस्टेनमेंट पैकेज की अनुमानित लागत कितनी यहाँ पर रखी गई है? What is the estimated cost of the proposed sustainment package for India's M777A2 अल्ट्रा लाइट हॉजर्स? अमेरिका ने भारत की जो M777A2 अल्ट्रा लाइट हॉजर तोप है इसके लिए $230 मिलियन का एक सस्टेनमेंट पैकेज जो है ये यहाँ पर अनाउंस किया है। इस पैकेज से क्या होगा कि अमेरिका इन तोपों के लिए जो स्पेयर पार्ट्स हैं और उनकी मरम्मत करने की सुविधा और ट्रेनिंग और तकनीकी जो है वो सारी चीज़ें वो यहाँ पर देगा ताकि ये तोपें जो है वो हमेशा ऑपरेशनल रहें। और इस पूरे काम को अमेरिका के जो फॉरेन मिलिट्री सेल्स जिसको बोलते हैं FMS इस सिस्टम के जरिए पूरा किया जा रहा है जिसकी जो देखरेख है वो कर रही है DSCA डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी, ठीक है। और भारत में जो अमेरिका के जो राजदूत हैं एम्बेसडर इनका नाम है सर्जियो गोर। और इनका कहना ये है कि ये समझौता जो है भारत और अमेरिका की जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसको जो है काफ़ी ग्रोइंग फेज़ में दिखा रहा है कि हम कितने ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। और भारत के लिए तोपें काफ़ी खासकर हैं क्योंकि भारतीय सेना जो है पहाड़ी इलाके और बहुत ऊंची वाली इलाकों पर जो है इनको लेकर जो है काफ़ी अच्छे से बैटल ग्राउंड को जो है वहाँ पर मेकओवर कर सकती है। NAFED नफेद के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए ई नीलामी पोर्टल का नाम क्या है? तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ई ऑक्शन पोर्टल रिसेंटली लॉन्च बाय द नफेद? तो अभी आपको पहले तो थोड़ा सा नफेद बता दूँ है क्या। अभी हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर MS शाह जी इन्होंने नई दिल्ली में एक nafex.in ये एक पोर्टल है
इसकी जो है शुरुआत की है। ये एक डिजिटल नीलामी पोर्टल है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो एग्रीकल्चरल के सामान है तो इसकी नीलामी को बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और डिजिटल बनाना, ठीक है। जो ऑक्शन होगा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स का तो उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना, ट्रांसपेरेंसी हो वहाँ पर, एफिशिएंसी हो। तो इसके लिए जो nafex.in है ये लॉन्च किया गया, ये यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह इनके द्वारा, ठीक है। और नफेक्स इनके अलावा नफेद लॉन्च द नफेद कल्याण स्कॉलरशिप, दृष्टि इन्वेंट्री मैनेजमेंट पोर्टल और ईआरपी पोर्टल, ये 3 पोर्टल भी साथ में और यहाँ पर लॉन्च किए गए। अब होगा क्या कि सभी डिजिटल जो चेंजेस हो रहे हैं इनका मकसद सरकार का यही है कि सहकार से समृद्धि, मतलब यही कहा जा रहा है कि जो किसान है इनके सपनों को पूरा करना, और हम जो टेक्नोलॉजी है इसको इम्प्लीमेंट करके और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम यहाँ पर बना रहे हैं। तो अब किसान की जो सहकारी समितियाँ हैं वो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और अपनी फसल की नीलामी जो है वो बहुत आसानी से वो है वहाँ पर कर सकेंगे। नाफेद जो है वो भारत में कृषि फसल की खरीद होना और ये जो व्यापार है इसको बढ़ावा देने में अपनी बड़ी भूमिका यहाँ पर निभा रहा है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा। व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड फॉर त्रिपुरा अंडर PMGSY 4। अभी क्या हुआ है कि केंद्र सरकार ने त्रिपुरा के लिए नई सड़क परियोजना जो है उसकी मंजूरी दी है और इसके लिए इन्होंने 211 करोड़ का जो अमाउंट है वो भी यहाँ पर सैंक्शन किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि त्रिपुरा के लिए, ठीक है, कि ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत त्रिपुरा के लिए कितना अमाउंट यहाँ पर सैंक्शन किया गया है, ठीक है। तो ये है 211 करोड़ का और इसकी में अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसका अभी 25वां साल पूरा होने पर जो है ये हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर आएंगे। 25 साल पहले इस योजना को शुरू किया गया था और PMGSY 4 का जो फोकस है वो उन गाँवों की पक्की सड़कों को जोड़ना जो अभी तक इससे नहीं जुड़ पाए और पुरानी ग्रामीण सड़कों को जो है वो यहाँ पर अपग्रेड करना, ये मेजर यहाँ पर काम है। और ये अपग्रेडेशन इसलिए भी हो रहा है ताकि अभी बारिश का मौसम आए और आने वाले समय में जो है बहुत ही ईजिली जो है चीज़ें चलती रहें और लोग जो है किसी तरीके से परेशान ना रहें। अप्रैल 2026 में भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नेट FDI जो है वो लगभग कितना यहाँ पर रहा है। व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट नेट FDI इनफ्लो इन इंडिया इन अप्रैल 2026। तो अभी RBI का जो जून का बुलेटिन है ये आ गया है और इसके हिसाब से जो नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 4 गुना बढ़कर 6.58 लगभग आप मान लें $6.6 बिलियन तक पहुंच जो है। ये $6.58 बिलियन है, अगर इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 6.6, ठीक है। इस चीज़ का हमें ध्यान यहाँ पर रखना है, ठीक है। और पिछले साल जो है अगर हम इसी महीने की बात करें अप्रैल 2025 तो ये जो निवेश था वो बहुत कम था, केवल $1.6 बिलियन था, ठीक है। तो इस वजह से इस बार जो है काफ़ी अच्छी तरक्की यहाँ पर देखने को मिली है और जो विदेशी निवेशक हैं वो भारत पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी कर रहे हैं और जो ग्रॉस FDI है इसमें भी 65% की अच्छी खासी जो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है वो देखने को मिली है और ये जो है $15.3 बिलियन तक यहाँ पर पहुँच गई है। जो विदेशी निवेशक हैं इनके द्वारा अपना पैसा वापस ले जाने या फिर अपनी हिस्सेदारी बेचने, जिसको बोलते हैं रिपार्टीशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, इसकी वजह से थोड़ी सी कमी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और हम ये कह सकते हैं कि हालांकि अप्रैल 2026 में भारत का जो कुल बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये $6.6 बिलियन के घाटे में यहाँ पर रहा है, ठीक है। और इस न्यूज़ से थोड़े से फिगर्स पूछे आते हैं। तो पहले तो आप यही बता देना कि जो RBI का जो जून का बुलेटिन आया है उसमें इन्होंने $6.58 बिलियन का जो हमें वो सर्ज यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। जो नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नेट फ्लोज है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। पुरुष फीफा विश्व कप इतिहास में जो सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर कौन बने हैं। तो जो लियोनेल मेसी हैं अब ये बन चुके हैं और इन्होंने जो है अपना 17वां गोल करके जो है ये रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया, ठीक है। अर्जेंटीना के ये खिलाड़ी हैं और इनका मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था, ऑस्ट्रिया 2026 फीफा वर्ल्ड कप का। तो अब ये ऑल टाइम जो लीडिंग गोल स्कोरर है मेंस फीफा वर्ल्ड कप में, ठीक है। और इन्होंने किसको सरपास किया है ये इंपॉर्टेंट रहेगा।
इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो जर्मन के एक महान खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मिरोस्लाव क्लोज। तो मिरोस्लाव क्लोज, इनके पास में 16 वर्ल्ड कप गोल्स थे, इनको पीछे करके अब ये पहुंच चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी आगे इनके होते रहेंगे। अभी इन्होंने एक और गोल मार दिया तो 18 वर्ल्ड गोल्स हो गए, बाद में 19, 20, 21 होते जाएंगे। बट ये डेटा मैटर नहीं करता, डेटा ये मैटर करता है कि अभी तक पहले नंबर पर जो है ये जर्मन के खिलाड़ी थे 16 गोल के साथ में। अब जो है लियोनेल मेसी हो गए, अर्जेंटीना के ये खिलाड़ी है। ठीक है, बाय विच ईयर डज द 2026 पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एम टू एंड एड्स एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट। क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इन्होंने किस वर्ष तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने के लिए 2026 के जो राजनीतिक घोषणा पत्र है इसको यहाँ पर इन्होंने अडॉप्ट किया है। तो जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, इन्होंने न्यूयॉर्क में 2026 में एक हाई लेवल मीटिंग की और इनका कहना है कि 2030 तक जो है ये पब्लिक हेल्थ थ्रेट जो है इसके रूप में पूरी तरह हम इसको ख़त्म करने का हमने संकल्प यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो ये UNGA ने अडॉप्ट किया है पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। ये अभी मीटिंग इनकी होती है और न्यूयॉर्क में, और अब इन्होंने कहा है कि हम 2030 तक इस हम कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम एंड कर देंगे एड्स को एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट के तौर पर। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, इसमें जो आम लोग और जो समुदाय इनकी भागीदारी पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया ताकि लोगों को एड्स के प्रति जो है जागरूकता यहाँ पर दी जा सके। और अब जो है इनकी अगली जो बैठक होगी वो इनकी होगी 2031 में। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि हम हाई लेवल मीटिंग करेंगे HIV के ऊपर 2031 में, तब हम यहाँ पर रिव्यू करेंगे जो प्रोग्रेस और जो हमने कमिटमेंट यहाँ पर अडॉप्ट किया 2026 में। तो इनके पास में 5 साल अभी यहाँ पर है और मुझे लग रहा है कि अलग अलग इनिशिएटिव्स होंगे तो उसमें जो है इस चीज़ों को यहाँ पर कम किया जा सकता है। ठीक है, वेनेजुला के पुनर्गठन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए हाल ही में घोषित अनुमानित ऋण राशि जो है वो यहाँ पर कितनी रखी गई है। व्हाट इज द एस्टिमेटेड डेब्ट पाइल रिसेंटली अनाउंस फॉर द वेनेजुलास रिस्ट्रक्चरिंग। अभी क्या है कि फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है, उसमें वेनेजुला का जो कुल कर्ज है वो कितना है, यह $240 बिलियन तक पहुंच सकता है। ऐसा पहले के जो अंदाजे थे उनसे भी काफ़ी ज़्यादा है ये। तो जो वेनेजुला है अब दुनिया के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जो सॉवरन डेट रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब कि सरकारी कर्ज को दोबारा इसको रिस्ट्रक्चर करना है, इसकी ये प्लानिंग यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि लगभग 2017 से ही अपने कर्जों को चुकाने में जो है ये डिफ़ॉल्ट रहा है, नाकाम रहा है, और अब सालों के आर्थिक संकट के बावजूद जो है ग्लोबल मार्केट में दोबारा एंट्री करने की जो है ये कोशिश यहाँ पर कर रहा है। और जो वेनेजुला डेब्ट टू GDP रेशियो जो है ये 200% से ऊपर है यहाँ पर। तो आप ऐसे समझें कि जो देश की कमाई से जो दुगना कर्ज है वो यहाँ पर है। ठीक है, जो बड़ी आर्थिक एक इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पर दिखा रहा है। वेनेजुला कंट्री एस्टिमेटेड जो है $240 बिलियन का इसके ऊपर है। ये 200% रेशियो जो है वो डेब्ट टू GDP रेशियो यहाँ पर बन जाता है। जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है इनका नाम है सेंटरव्यू पार्टनर्स, तो इनके द्वारा जो है ये एडवाइस किया गया। विच इंडियन स्टेट इज द थेवा आर्ट एसोसिएटेड विद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थेवा कला जो है इसका संबंध भारत के किस राज्य से है, तो ये राजस्थान की एक कला है। इसके बारे में आपको बता दूं, अभी क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्लोवाकिया के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है पीटर पेलिग्रिनी, तो इनको राजस्थान की एक बहुत ही प्रसिद्ध जिस कला का नाम है थेवा आर्ट, तो इसके कफलिंग्स जो है वो उपहार में इनको दिए। तो अभी हुआ क्या है कि ये एक ऐसी आर्ट होती है, ये 400 साल पुरानी है, और इसमें जो है एक रंगीन कांच है, इस पर सोने की बहुत ही बारीक कारीगरी की जाती है। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ये एक कांच है कलरफुल जैसे ब्लू और ग्रीन, तो इस पर गोल्ड की कारीगरी की जाती है। और इसकी कफलिंग जो है ये हमारे मोदी जी ने सोने से जो है लगे हुए ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित थेवा आर्ट, इसको इन्होंने उपहार के रूप में जो है स्लोवाकिया के राष्ट्रपति जिनका नाम है पीटर पेलेग्रिनी इनको दिए। वैसे तो यही है कि भारत में अभी कुछ दिन पहले आपने देखा है कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें और विदेशी यात्राएं ना करें और सोना ना खरीदें। तो ये जो आर्ट है वो अभी राजस्थान की है और GI रजिस्टर्ड जो ग्लास क्राफ्ट है इसको कहा जाता है, बहुत ज़्यादा चर्चा में। 400 साल पुरानी जो है ये थेवा आर्ट है। अब इसमें क्या है कि 23 कैरेट सोने का जो काम है वो लगभग बहुत पहले से चला आ रहा है। मुगल काल में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, इसके कारीगर जो है इसको संभाल रहे हैं। तो एक तरीके से
ये अच्छा काम भी है, कूटनीतिक पहल है, ताकि ऐसे उपहार देने से जो भारत की हैंडीक्राफ्ट है इसको एक ग्लोबल लेवल पर पहचान भी मिलती है। ये कला न केवल भारत की संस्कृति को दिखाती है बल्कि राजस्थान के बहुत जो कारीगर परिवार हैं इनके लिए कमाई का एक बड़ा जरिया भी यहाँ पर रहता है। हाल ही में व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 को लागू करने के लिए किस राज्य ने एनडीडीबी के साथ में एक समझौता यहाँ पर किया है? तो अभी विच स्टेट रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद द एनडीडीबी टू इम्प्लीमेंट द व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0? त्रिपुरा सरकार ने जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है और गोमती कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स जो यूनियन है इनके साथ मिलकर एक ट्राइपाइट जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पर किया है, और जो डेयरी सेक्टर है इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन मजबूत बनाया जा सके। तो ट्राइपाइट में मतलब 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। 3 लोग कौन कौन? एक तो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और गोमती कोऑपरेटिव और साथ में त्रिपुरा। तो ये 3 एंटिटीज़ जहाँ इन्वॉल्व हैं। तो इनका मेजर यही है कि एक ऐसी कम्प्रिहेंसिव कोऑपरेटिव डेयरी डेवलपमेंट प्लान इसको लागू करना ताकि जो वाइट रेवोल्यूशन है 2.0 ये अचीव किया जा सके, और इसी विजन का ये हिस्सा भी यहाँ पर रखा है। तो एमओयू में सबसे बड़ा फोकस यही रखा गया है कि जो दूध की पैदावार बढ़ाना और डेयरी के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको मॉडर्नाइज यहाँ पर करना, और सब कुछ जो है वो डिजिटल कर देना ताकि जो लाइवलीहुड है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो, और किसानों को बिल्कुल मिलेगा क्योंकि उनका जीवन सुधरेगा और उनको पैसे यहाँ पर अच्छे मिलेंगे, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। यह जो पहल है वो पूरे देश में चल रही है, जो वाइट रेवोल्यूशन 2.0 है इसके तहत यहाँ पर ये है। हाल ही में ऑटो म्यूटेशन सिस्टम किस राज्य में शुरू यहाँ पर किया गया है? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिसेंटली ऑटो म्यूटेशन सिस्टम वॉज लॉन्च इन विच स्टेट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हुआ क्या है कि जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने, इनका नाम है नायब सिंह सैनी, तो इन्होंने जो ऑटो म्यूटेशन सिस्टम है और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 इसकी लॉन्चिंग यहाँ पर की है। अब इससे होगा क्या कि पहले ज़मीन या किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने के बाद जो है आपको जो म्यूटेशन है ना वो अलग से आपको करवाना पड़ता था, उसकी अलग से अर्जी एप्लीकेशन देनी पड़ती थी। लेकिन अब जो है जैसे ही आपकी रजिस्ट्री होगी तो म्यूटेशन जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अपने आप ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि सिस्टम को ज़मीन के जो अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं उनके साथ में इसको जोड़ दिया गया है, तो जिससे धोखाधड़ी यहाँ पर कम होगी और काम में पारदर्शिता यहाँ पर आएगी, कोई भी धोखाधड़ी जल्दी नहीं कर पाएगा। तो इसमें जो है आधार बेस्ड ई-केवाईसी और डिजिटल सिग्नेचर और बायोमेट्रिक पहचान जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हर एक चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित यहाँ पर रहे, ठीक है। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन वॉज फर्स्ट लॉन्च इन, ये कुरुक्षेत्र में एक लडवा है सितंबर 2025 में, और इसको पूरे एक्सपेंड किया जा रहा है पूरे हरियाणा में, ठीक है। ये जो वर्जन है ना इससे पहले इसको इन्होंने कर दिया, ठीक है, एक्सपेंड कर दिया। तो ये ऑटो म्यूटेशन सिस्टम और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन जो है इसको भी यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। जून 2026 में इथोपियाई संसदीय चुनाव में किस पार्टी के निर्णायक जीत अभी हासिल की है? विच पार्टी सिक्योर्ड अ डिसिसिव विक्ट्री इन द इथोपियन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन जून 2026? तो इस पार्टी का नाम है प्रॉस्पेरिटी पार्टी। प्रॉस्पेरिटी पार्टी इथोपिया की है और वहाँ पर जो है इसको जीत मिली है। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं इन्होंने इथोपिया के प्रधानमंत्री जिनका नाम है अबी अहमद अली, ठीक है, तो इनका नाम नोट कर लेना, अबी अहमद अली, और इनकी जो प्रॉस्पेरिटी पार्टी है इसको इन्होंने अभी जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस किया है और बहुमत अब इसको मिला है। तो अब अगली सरकार जो है वो यहाँ पर बनाने के लिए तैयार है। और अगर बात की जाए भारत और इथोपिया के रिश्ते की तो काफ़ी खास, ये जो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं ना ये ऐसे नहीं बोलते, इसके लिए जो है आप देखेंगे कि अलग अलग जो दो देशों में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो है इनको अपग्रेड किया जा सके, तो इसके लिए जो है ये सब चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। Which country recently conferred the Guardian of the Blue Horizon honor on Prime Minister नरेंद्र मोदी? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन सम्मान से किस देश ने सम्मानित किया है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी जो है ये सेशल्स देश की यात्रा पर गए हुए हैं और वहाँ पर जो सबसे जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन, उससे इनको सम्मानित किया गया। दूसरी चीज़ क्या है कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो MOUs हैं वो भी साइंड हुए हैं, और ये जो अवार्ड है आपसे इस अवार्ड का नाम पूछा जाएगा, इसका नाम है गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, ठीक है। तो पहले तो आपको ये नोट कर लेना है, और बहुत सारे जो अलग अलग जो फर्दर जो कंट्रीज़ हैं इनके विजिट पर ये अभी रिसेंट में गए हुए थे, तो वहाँ का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इनको दिया गया उसमें से एक ये भी माइलस्टोन होगा। और दूसरी चीज़ क्या है
कि ये जो अवार्ड है वो उनको सेशल्स के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी। तो डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी इनके द्वारा जो है ये दिया जाता है, और ये जो इनको अवार्ड दिया गया ये पर्यावरण इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो काम किया है उसके लिए मोदी जी को ये अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए और साथ में जो क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो ब्लू इकोनॉमी की बात की जा रही है उन सब चीज़ों के लिए जो है ये एक फर्स्ट टाइम ऐसा ऑनर है जो इनको यहाँ पर दिया गया। ठीक है, और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मोदी जी ने ये सम्मान उन सभी देशों को समर्पित किया जो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट के लिए जो है लगातार काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो अवार्ड है वो भारत की अलग अलग कई योजनाएं जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो ISA है और मिशन लाइफ जिसको बोलते हैं मिशन लाइफ, ये बेसिकली अलग अलग जो इनिशिएटिव्स हैं तो इनकी जो एक तरीके से इनकरेज करने के लिए जो है इनको यहाँ पर इन्होंने समर्पित किया है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द CA डे इवेंट हेल्ड इन दुबई। अभी रिसेंट में दुबई में एक CA डे कार्यक्रम जो है ये होता है, इसकी थीम यहाँ पर क्या रखी गई थी तो आपको बताना चाहूँगा कि जो ICI है तो दुबई ने जो है अभी जो चैप्टर है ये अपना बनाया और जो CA डे के रूप में जो है इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। तो इस बार जो CA डे की जो थीम है वो रखी गई द स्टोरी ऑफ द कमबैक्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखा जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि इस प्रोग्राम में ये भी बताया गया कि भारत जो है अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जो इकॉनमी है वो यहाँ पर बन चुका है, और साथ में भारत और जो UAE हैं इनके बीच जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छी है और ये लोग मिलकर जो है कई अलग अलग चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसमें जो बिजनेसेस हैं उनसे बड़े जो MOUs हैं वो यहाँ पर साइंड हुए हैं, जो सेपा 2022 है और जो UPI है तो इसके एक्सपेंशन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। और दुबई में जो ICI है इसका चैप्टर 1982 इसमें जो है शुरू हुआ था, और इनका जो है सबसे बड़ा विदेशी ये जो चैप्टर है तो इसमें पूछा जाता है कि ये कौन सा है। तो 1982 में ये जो ICI दुबई चैप्टर इस्टेब्लिश हुआ था और ये लार्जेस्ट है अमॉन्ग द 53 ओवरसीज़ चैप्टर्स। ओवरसीज़ का मतलब होता है कि जो चीज़ें जैसे भारत की कोई एक कंपनी है अगर वो अपनी ब्रांच जाकर किसी दूसरे कंट्री में ओपन करे तो उसको हम लोग ओवरसीज़ ब्रांच कहते हैं। बैंकिंग में ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन टर्म्स होती है क्योंकि कहा जाता है ना कि SBI ने अपनी ओवरसीज़ ब्रांच में क्या किया। तो ओवरसीज़ टर्म जब भी आए तो आपको ये समझना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओवरसीज़ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो ब्रांच ओपन की गई है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये जो की हाईलाइट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवेंट का जो थीम था द स्टोरी ऑफ द कमबैक्स था। तो यहाँ पर जो की स्पीकर थे ये थे शेख नहान बिन मुबारक अल नहान, ये UAE के मिनिस्टर ऑफ द टॉलरेंस एंड द को एग्जिस्टेंस है, और डॉक्टर दीपक मित्तल ये इंडिया के एम्बेसडर हैं UAE में, और साथ में अरुण सिंह ये राज्यसभा के MP और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो ये जो फॉलोइंग डिग्निटरीज जो हैं ये यहाँ पर अवेलेबल थे। तो ये पॉइंट्स मैं PDF में प्रोवाइड आपको कराता हूँ तो इनसे आप अपना क्विकली रिवीजन भी कर सकते हैं। और ये एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन है क्योंकि ICA जो है स्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1949 को अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये जो फिगर्स हैं ये आपको याद होने चाहिए। What is the theme of the Made in India fast पेट्रोल वेसल FAB रिसेंटली हैंडेड ओवर बाय द PM मोदी टू सेशल्स। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सेशल्स की यात्रा के दौरान उन्हें भारत में बना एक खास जहाज़ जिसका नाम है PS लेस्पायर ये जो है सौंपा है। इस जहाज़ को जो गोवा है इनकी जो शिपयार्ड लिमिटेड है उन्होंने यहाँ पर बनाया है। तो ये आपसे पूछा जाए कि नाम क्या था तो PS जो है लेस पावर है, और इस जहाज़ को जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है उन्होंने यहाँ पर बनाया है। ये सेशल्स की जो समुद्री सुरक्षा है उसको और भी ज़्यादा जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसमें ये अपना रोल जो है वो यहाँ पर अदा करेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जो लेस पावर है इसका मतलब क्या होता है, ये जो लिखा है ना लेस पावर, तो लेस पावर का मीनिंग आपको एटलीस्ट यहाँ पर पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है होप, आशा। जो दो देशों के बीच में जो अच्छे रिश्ते हैं वो यहाँ पर एक आशावादी हो, तो इसको ये जो लेस पावर है ये बेसिकली दिखाता है। और इस जहाज़ की मदद से सेशल जो है अपने बड़े समुद्री इलाके जो EEZ हैं इनको बेहतर तरीके से इसमें निगरानी कर पाएगा, और यहाँ पर जो है एक तरीके से जो गश्त पेट्रोलिंग है वो काफ़ी अच्छी होगी। भारत ने तोहफे के तौर पर यहाँ पर बहुत कुछ दिया है। 6 एम्बुलेंसेस यहाँ पर गिफ्ट की हैं, और यूटिलिटी व्हीकल्स हैं 10 यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, और 5 लेज़र जो रेडियल नाव होती हैं, बोट्स होती हैं, तो 5 लेज़र जो रेडियल बोट्स हैं वो भी यहाँ पर सेशल्स को दी गई हैं। तो क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में एक अच्छा सेटअप इस्टेब्लिश हो इसके लिए भारत ने जो है इसको यहाँ पर सपोर्ट दिया है। तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करती हैं।
दूसरी चीज़, ये सारी की सारी चीज़ें जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी, इनको विक्टोरिया स्थित कोस्ट गार्ड बेस पर जो है ये हैंड ओवर की गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। भारत टैक्सी को किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है? अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि भारत टैक्सी की काफ़ी चर्चा हो रही है, ये आई हुई है, गवर्नमेंट इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है इनकरेज कर रही है कि भारत टैक्सी को अपनाइएगा। तो अंडर विच एक्ट द भारत टैक्सी रजिस्टर्ड, तो अभी अमित शाह जो है इन्होंने गुजरात में भारत टैक्सी, ये आपने देखा रिसेंट में भी स्टार्ट हुई थी, और ये भारत का पहला ऐसा टैक्सी प्लेटफॉर्म है जो किसी कंपनी के बजाय कोऑपरेटिव सहकारी जो है इनके तरीके से जो काम करता है। तो इसको बनाया गया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो एक्ट है 2002 उसके तहत। तो इसमें ड्राइवरों को सिर्फ ड्राइवर नहीं बल्कि इनको कहा गया सारथी, मतलब ये एक तरीके के मालिक और शेयर होल्डर की भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं। सारथी होने के नाते जो ड्राइवर हैं इनको अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा भी मिलता है और कंपनी को इनको कोई बड़ा कमीशन भी नहीं देना पड़ता। तो इस जो सर्विस है इसको 5 जो जून में बेसिकली 2025 में बेसिकली बनाया गया था, और अगले 2 सालों में 500 से ज़्यादा अलग अलग शहरों में जो है इसको एक्सपेंड यहाँ पर किया गया है। तो इसके अंदर बेसिकली ड्राइवर की जगह सारथीज होते हैं और ये एक तरीके के को ऑनर्स और शेयर होल्डर्स भी रहते हैं, रेदर देन कमीशन बेस्ड सर्विसेज हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ओला उबेर क्या होता है आजकल कि ये लोग कोई भी राइड जब कंप्लीट करती है, सपोज करो 100 रुपये की राइड इन्होंने अगर कंप्लीट की तो कंपनी इनसे 10% टू 20% लेती है। तो मतलब इनको 20 रुपये कंपनी को देने पड़ते हैं और बाकी पैसा ये अपने पास में रहते हैं। तो इस वजह से जो है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और ये जो प्लेटफॉर्म है वो अपने जो मेंबर्स हैं इनको कम ब्याज पर लोन, इंश्योरेंस और बिजनेस जो है ऐसी जो सुविधाएं ये भी यहाँ पर दे रहा है। तो भारत टैक्सी काफ़ी चर्चा में है और ये भारत की पहली ड्राइवर ऑन्ड मालिकाना हक वाली जो है टैक्सी सेवा है जिसको अभी अमित शाह ने गुजरात में लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य यही है कि ड्राइवरों को सारथी बनाकर उनको आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा एम्पावर करना। और अभी राइट नाउ बहुत सारे जो लाखों लोग हैं वो इससे जुड़ चुके हैं और जल्दी ये सेवा देश के कई बड़े बड़े शहरों में यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, तो आप इसको भी थोड़ा सा माइंड में सेट कर सकते हैं। कहाँ पर शुरुआत होती है? तो ये हुई है गुजरात से। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो रिसेंटली अभी इन्होंने फिगर्स अपने आउट किए 2025-26 में, तो निजी और जो गैर वित्तीय कंपनियां इनकी बिक्री में कितना वृद्धि दर जो है वो यहाँ पर की गई है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा रिलीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया what sales growth was recorded by the listed private non-financial companies during the 2025-26। तो अभी जो आरबीआई है इन्होंने 2025-26 के लिए जो निजी कंपनियों के एक इनकी जो परफॉर्मेंस है वो अभी रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है। तो ये बताया कि देश की जो प्राइवेट कंपनियां हैं तो इनकी सेल्स में 10% तक की जो है अच्छी खासी वृद्धि यहाँ पर हुई है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 10.1% का। ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पर। दूसरी चीज़ क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो सामान बनाने वाली कंपनियां इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर की है। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर आया। तो इसमें कार और जो फूड के लिए जो अलग अलग कंपनीज काम कर रही है खाने पीने की चीज़ों का, तो उसमें जो है ये वर्क काफ़ी ज़्यादा आगे रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की जाए तो ये काफ़ी अच्छे से रहा है। अगर आईटी कंपनीज दिखाओगे तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छा रेजिलेंस शो किया है। 7.9% की सेल्स ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। अगर आप नॉन आईटी सर्विसेज देखोगे तो इन्होंने भी 10% से ज़्यादा की ग्रोथ जो है वो यहाँ पर मेंटेन की है। बट मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो ज़्यादा सामान बेच रही हैं लेकिन उनका खर्चा भी यहाँ पर बढ़ गया है। तो कच्चा माल खरीदने का जो खर्च है वो अगर आपसे पूछा है तो ये 12% तक का है यहाँ पर। और इसमें देखोगे कि अलग अलग जो चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इनके बावजूद भी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां वो अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को 10.3% तक होल्ड करने में कामयाब यहाँ पर रही हैं। तो ये एक अच्छा सिग्नल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो डेटा सोर्स है ये जो NGNF कंपनीज हैं लिस्टेड है नियर अबाउट 4278। तो इनके जो फाइनेंशियल रिजल्ट हैं इसके ऊपर ये डेटा बनाया गया। तो यहाँ पर जो एग्रीगेट ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर 10.1% है 2025-26 में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और आरबीआई के गवर्नर ये हैं संजय मल्होत्रा। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर कुछ फैक्ट एंड फिगर्स भी नोट कर सकते हैं। विच मदरशिप डॉक्ड इन द बिंजिम अंतर्राष्ट्रीय सी पोर्ट एज इट्स थाउजेंड्स वेसल, मतलब कि जो बिंजियम अंतर्राष्ट्रीय सी पोर्ट के 1000वें पोत के रूप में किस मदरशिप ने अभी यहाँ पर जो है अपना डेरा यहाँ पर डाला है? तो नाम है MBMSC लुसियाना। ठीक है। तो अभी हुआ क्या है कि केरल का एक बिंजविन इंटरनेशनल सी पोर्ट है, तो इसने अपनी शुरुआत के केवल 2 सालों के अंदर जो है
1000वां 1000वां जो कॉमर्शियल जहाज है वो यहाँ पर रिसीव किया है। तो इस 1000वें जहाज का नाम जो है वो रखा गया है MSC लुसियाना। ये नाम पूछा जा सकता है, 1000 कॉमर्शियल वेसल, इसका नाम यहाँ पर क्या है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो पोर्ट है वो दुनिया की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने वाला बंदरगाह उसमें से एक ये बन चुका है। और जो बिंजम पोर्ट है इस पर पहला जहाज 11 जुलाई 2024 को आया था। और पूरी तरीके से अगर इसकी वर्क प्रोसेस अगर देखा जाए तो 3 दिसंबर 2024 से जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ था। इससे पहले ये जो पोर्ट है वो 18 महीने में 2 मिलियन जो TU कंटेनर की जो माप है उसका आंकड़ा पार करने वाला सबसे तेज जो है भारतीय एयरपोर्ट भी बना था। ये जो पोर्ट है वो इंटरनेशनल शिपिंग रूट के बहुत ज़्यादा पास है। तो भारत को दुनिया का एक बड़ा जो ट्रांसशिपमेंट हब है इसको बनाने में ये मदद यहाँ पर कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाम क्या है, कौन सा है, कहाँ पर ये वेलकम हुआ है। तो ये केरला में जो बिंजिजम इंटरनेशनल सी पोर्ट केरला में, तो उसने 1000वां जो कॉमर्शियल वेसल MSC लुसियाना इसको जो है यहाँ पर वेलकम किया है। तो ये काफ़ी तेज़ी से आगे यहाँ पर बढ़ भी रहा है। ठीक है, भारत चीन सीमा व्यापार कितने वर्षों बाद जो है दोबारा से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेडेड रिज्यूम्ड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स। तो ये 6 सालों के बाद में जो इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड जो है ये यहाँ पर स्टार्ट हुआ। उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ जिला है यहाँ पर लिपू लेक जो पास है यहाँ से भारत चीन व्यापार जो है वो फिर से जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है। ये जो व्यापार है पूरे 6 साल के लंबे गैप के बाद में यहाँ पर शुरू होता है। और इस बिजनेसेस के लिए जो है 26 लोगों का पहला जो होता है, इसमें 17 अलग अलग जो ट्रेडर्स हैं और 9 इनके साथ जो हेल्पर्स हैं, ये लोग तिब्बत चीन के लिए जो है यहाँ पर रवाना होते हैं। तो ये पूछा जा सकता है यहाँ पर। ओके, दूसरी चीज़ क्या है कि इस पूरे ट्रेड को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए जो गुंजी है यहाँ पर एक नया ऑफिस खोला गया। अगर आपसे पूछा है कि जो कस्टम ऑफिस कहाँ पर खोला गया तो गुंजी में इसको ओपन किया गया है ताकि इस ट्रेड को फैसिलिटेट वहाँ पर किया जा सके। और जो लिपू लेक दर्रा है, जो लिपू लेक पास है, ये कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है जहाँ भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं जो है वो एक साथ जो है वो मिलती हैं। और कोरोना के बाद से और अलग अलग जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर जो हाई टेंशन हुआ तो उसकी वजह से पिछले कई सालों से ये व्यापार बंद था। तो 6 सालों के बाद अब जो है दोबारा से इसको ओपन किया गया। अब लोगों की जो वहाँ पर एक इनकम है वो भी यहाँ पर अच्छी ग्रोथ होगी और दोनों के बीच में एक बेहतर जो है ट्रेड होगा यहाँ पर। तो जो क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी इसको इम्प्रूव करने के लिए इस तरीके के इनिशिएटिव जो है वो हमारे क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा और जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ हैं ये सब कोलैबोरेटिव फॉर्मेट में यहाँ पर स्टार्ट किए गए हैं। तो ये लोकेशन, टाइमलाइन, ट्रेडर्स काउंट, कस्टम पॉइंट और जो लॉजिस्टिक हब है ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको हमारी PDF से भी रीड कर सकते हैं। ये की हाईलाइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द मेमोर ऑफ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला रिसेंटली रिलीज बाय द एयर चीफ। ये बहुत आइकॉनिक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी जो हमारे यहाँ के एयर चीफ मार्शल हैं जिनका नाम है अमरप्रीत सिंह, इन्होंने नई दिल्ली में जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है इनकी किताब यहाँ पर रिलीज़ की है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस किताब का नाम क्या है। तो ये है द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स। तो ये बुक है जो शुभांशु शुक्ला इनके द्वारा लिखी गई है। ये जो किताब है वो शुभांशु शुक्ला के एक फाइटर पायलट से जो एस्ट्रोनॉट बनने के बारे में है। और इसमें जो है इनका ऐतिहासिक जो एक्सियोम 4 मिशन जो था जिस पर ये गए हुए थे तो उसकी कहानी यहाँ पर दर्शाई गई है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जो है ये गए थे। तो इनका जो एक्सियोम 4 मिशन था तो उसमें ये भी हिस्सेदार थे। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। और ये जो इवेंट है वो इस मिशन की पहली सालगिरह पर आयोजित किया गया जिसे 25 जून 2025 को लॉन्च यहाँ पर किया गया था। इस किताब में अंतरिक्ष यात्रा की जो मुश्किल बातें हैं इनको बहुत आसान भाषा में समझाया गया है। जैसे अंतरिक्ष यात्रियों का चुनाव कैसे होता है, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, किस किस तरीके के जो डिफ़िकल्ट जो कंडीशंस होते हैं वो उनको फेस वहाँ पर करने पड़ते हैं। तो इसमें जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है इनकी किताब द सेकेंड ऑर्बिट उनके एक वायुसेना पायलट से अंतरिक्ष यात्री बनने तक के सफ़र को यहाँ पर बयां करती है। और इनका जो एक्सियोम 4 मिशन की यादें और अंतरिक्ष यात्रा पूरा करने पर जो है ये कम्प्लीटली बेस्ड है। तो ये किताब को जरूर पढ़ सकते हैं आप। और ये इनकी केवल मेहनत को दिखाती है बल्कि भविष्य के जो अंतरिक्ष यात्री उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी यहाँ पर रहती है। तो टाइटल आपसे पूछा जा सकता है द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स।
सेबी के द्वारा प्रस्तावित विज्ञापनों में रेटिंग या रैंकिंग के लिए किस एजेंसी का उल्लेख जो है वो यहाँ पर आवश्यक है। सेबी जिसको कहते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इन्होंने अपने सभी नियम मानने वाले संस्थानों के लिए कॉमन, जिसको बोलते हैं CAC, कॉमन एडवर्टाइजमेंट कोड, इसको बनाने का यहाँ पर इन्होंने प्रपोजल दिया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें जो है अब हर सेक्टर के लिए अलग अलग विज्ञापन नियम है, लेकिन अब इन सबको मिलकर जो है एक ही नियम इन्होंने अब बना दिया गया। पहले जो अलग अलग नियम है तो अब इनको मिलाकर इन्होंने, ताकि एक सारे जो निवेश करने वाले हैं इनकी सिक्योरिटीज़ और इनके ऊपर जो है वो यहाँ पर ध्यान दिया जा सके। तो इसका नाम है पारबा, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। तो होगा क्या बेसिकली, अभी जो हर सेक्टर के लिए जो अलग अलग विज्ञापन नियम है, लेकिन अब इन को सबको मिलाकर जो है एक ही नियम इन्होंने बनाया जाएगा, ताकि निवेश में जो है एक तरीके की अलग जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर इनको दी जा सके। तो इस नए नियम में जो सेलिब्रिटी हैं, कोई फिल्म स्टार या मशहूर हस्तियाँ हैं, इनके विज्ञापनों लेकर भी एक यहाँ पर इन्होंने निर्देश जो है वो दिए हैं। और जो कंपनी है वो सेलिब्रिटी का इस्तेमाल सिर्फ अपनी ब्रांडिंग या कंपनी के प्रमोशन के लिए कर सकती हैं, लेकिन वे किसी खास स्कीम या निवेश प्रोडक्ट का जो है डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएंगे। अब कोई भी एडवर्टाइजमेंट है अगर इसको जारी किया जाएगा तो पहले सेबी से जो है कोई आपको एज सच परमिशन नहीं लेनी। अगर आप इस रूल बुक के हिसाब से काम कर रहे हैं दैट इज़ ओके। और अब जो है थोड़ा इजी भी हो जाएगा, मतलब अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है तो उसको 24 घंटे के अंदर कंपनियों को उसकी जानकारी जो है वो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज को देनी होगी। तो ये जो विज्ञापन में दी जाने वाली रेटिंग की जानकारी जो है अब इनका जो पाबरा एजेंसी है उसको दी जाएगी, ताकि पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी जो है वो यहाँ पर रहे। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन, जैसे इसको पारवा बोलते हैं। तो ये अभी रोल मॉडल इनका जो है राइट नाउ इम्प्लीमेंट होने वाला है। ठीक है, तो अब बार बार इसको कोई इनको परमिशन लेने की नीड नहीं होगी, केवल आप एक बार जो है इन क्लॉजेस को फॉलो करें, और अगर आपका हो जाता है तो उसके बाद 24 आवर्स में आप इसको जो है पब्लिकेशन के बाद में इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, जो रिलेवेंट स्टॉक एक्सचेंज है या फिर जो भी सुपरवाइजरी बॉडी यहाँ पर है। ठीक है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ही पूछा जाएगा कि कौन सा इन्होंने जो है बनाया हुआ है। ठीक है, नाम क्या है, तो पारवा ये नाम है बेसिकली। ठीक है, हु चेयर द 15th DITCC मीटिंग, तो अभी रिसेंट में जो 15वीं DITCC बैठक है इसकी जो चेयरमैनशिप है, अध्यक्षता है, वो किसने यहाँ पर की है, तो इस बैठक की अध्यक्षता संजय सेठ इनके द्वारा की गई। तो न्यू दिल्ली में जो डिफेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कंसल्टिव कमेटी है जिसको बोलते हैं DITCC, तो इसकी जो 15वीं बैठक यहाँ पर हुई, इस बैठक की जो अध्यक्षता है ये जो रक्षा राज्य मंत्री है इनका नाम है संजय सेठ। ठीक है, तो ये 5th डिफेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेटिव कमेटी, इसकी जो मीटिंग है वो न्यू दिल्ली में होती है, और जो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर डिफेंस है वो यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ पर पूछा भी जा सकता है। ओके, दूसरी चीज़ क्या है कि इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका मकसद था कि जो भारतीय सेना में जो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसको कैसे जोड़ा जाए, ताकि भविष्य की अगर कोई फर्दर कोई वॉर होती है तो उसके लिए हम कैसे ज़्यादा तैयार रहें। तो इसके लिए जो है ये मेन एजेंडा था, और बैठक में जो डिफेंस है इसके कई बड़े और ज़रूरी प्रोजेक्ट हैं इनको भी यहाँ पर मंजूरी दे दी जाती है। इसमें जो सबसे खास फैसले वो थे कि भारत में ही जो एडवांस चिप है वो यहाँ पर बनाना, जो इंडाइजेशन जो ऑफ द एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग है इसको आगे फर्दर प्रमोट करना, और खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और जो है डेटाबेस यहाँ पर तैयार करना, और डेटा सेंटर्स के लिए जो है एक स्ट्रेटजी जो है वो यहाँ पर बनाना। तो ये मेन पॉइंट यहाँ पर यही था इस मीटिंग में, चाहे वो थल सेना हो, नौसेना हो, वायुसेना हो, इसके अधिकारियों के साथ में जो DRDO है और इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्रीज के कई एक्सपर्ट थे वो सब यहाँ पर थे। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है ये तीनों मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, त्रिपुरा के पहले सरकारी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को कहाँ पर इस्टेब्लिश करने की जो मंजूरी है वो यहाँ पर दी गई। वेयर इज द अप्रूवल बीन ग्रांटेड टू इस्टेब्लिश त्रिपुराज फर्स्ट गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, तो ये है उदयपुर। अब उदयपुर में जो केंद्रीय आयुष मंत्रालय है जिसको हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष कहते हैं, तो इन्होंने त्रिपुरा में पहले सरकारी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो है इसको बनाने की मंजूरी यहाँ पर दे दी है। ये जो कॉलेज होगा वो त्रिपुरा के गोमती जो जिला है तो उसके उदयपुर में ये बेसिकली खोला जाएगा। तो गोमती डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर उदयपुर में ये खोला जा रहा है, और इस कॉलेज को 2026-27 के जो एकेडमिक सेशन से काम जो है शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर द इंडियन सिस्टम ऑफ द मेडिसिन जिसको हम लोग बोलते हैं NCISM,
तो इन्होंने जो है इसको यहाँ पर अप्रूवल दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो अप्रूवल कहाँ से दिया गया, ठीक है। और इस कॉलेज में जो BAMS है इसकी यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 60 यहाँ पर रखी जाएंगी, ठीक है। और ये फर्स्ट गवर्नमेंट रन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज होगा जो कि त्रिपुरा में यहाँ पर रहेगा। रेल बजट में बिहार के लिए चालू वित्त वर्ष में कितनी राशि आवंटित की गई है? क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर बिहार इन द रेल बजट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, इन्होंने बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, तो इनके साथ मिलकर छपरा से जो आनंद विहार दिल्ली के लिए एक साप्ताहिक ट्रेन ये भी शुरू की। और इसमें जो बजट है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर एलोकेट किया है। तो इस बार बिहार में जो रेलवे विकास के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट दिया गया 10,000 करोड़ का। तो अगले 7-8 सालों में बिहार में 200 से ज़्यादा अलग अलग नई ट्रेनें मिलेंगी। अभी बिहार में लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के रेलवे के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। दिल्ली वाराणसी पटना के बीच में जो बुलेट ट्रेन है इसको भी मंजूरी मिल गई है। तो इससे क्या होगा कि पटना से दिल्ली का जो सफ़र है वो सिर्फ 4 घंटे 41 मिनट में पूरा हो सकेगा, ठीक है। भविष्य में इसे सिलीगुड़ी तक ले जाने का प्लान जो है वो यहाँ पर रखा गया है। पिछले 12 सालों में लगभग अगर बात की जाए बिहार में 2034 किलोमीटर से ज़्यादा जो नई रेल लाइन है वो यहाँ पर इन्होंने बिछाई है। तो ये भी अपने आप में अलग अलग जो वादे हैं वो इन्होंने यहाँ पर शो किए हैं, जो माइलस्टोन इन्होंने अचीव भी कर लिए। बिहार के मरमौरा में बनी ट्रेनों का जो लोकोमोटिव इंजन है वो अब विदेश जैसे गिनी देश है वहाँ पर भी ये भेजा जा रहा है। 3,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो भी यहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के मरहौरा में जो बनी ट्रेनों का जो इंजन है लोकोमोटिव है इसको अब विदेश मतलब जो गिनी देश है वहाँ पर भी भेजा जा रहा है, जिसमें कि 3,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर मिला है इनको, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एज पर द 7th CSMC मीटिंग द टोटल नंबर ऑफ द हाउसेज सैंक्शनड अंडर PMAY 2.0 हैज नाउ क्रॉस्ड विच फिगर। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अभी जो केंद्र सरकार है इन्होंने गरीब परिवारों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसको बोलते हैं PMAY, अगर यू लगा हुआ है तो ये अर्बनाइजेशन को आगे जो है दिखाता है। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है शहरी बोलते हैं इसको, तो ये 2.0 के तहत 2 लाख से ज़्यादा जो है नए घर बनाने की जो मंजूरी है वो यहाँ पर दी गई है। दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कितना यहाँ पर फिगर जो है ये क्रॉस कर गया है। तो ये जो फिगर है वो 16 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। तो ये जो अभी अप्रूवल मिला है तो इसके तहत अगर टोटल नंबर अगर आप देखोगे तो ये 16 लाख से ज़्यादा यहाँ पर हो गए हैं, 16,13,000 के आसपास ही हो चुके हैं। इसमें से लगभग 1.89 लाख जो है वो घर बेनिफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन मतलब खुद अपना घर बनाने के लिए जो है, और इसमें 23,000 से ज़्यादा घर जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप मतलब साझेदारी में सस्ते घर के तहत जो है वो यहाँ पर मंजूर किए गए हैं। ये जो सुविधा है वो 16 अलग अलग राज्यों को यहाँ पर दी जाएगी। तो इस योजना में जो महिलाओं के नाम पर घर और बुजुर्ग SC ST OBC वर्ग और जो ट्रांसजेंडर है इनको यहाँ पर प्राथमिकता जो है वो दी जा रही है, ठीक है। तो 16 स्टेट्स यहाँ पर हैं और 23,000 जो घर हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग इन द पार्टनरशिप EHP के अंतर्गत 16 अलग अलग स्टेट्स में जो है ये सैंक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। तो सरकार ने सीधा यही कहा है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है तो इसमें हम 2 लाख से ज़्यादा अतिरिक्त घरों को मंजूरी दे रहे हैं और अभी कुल 16 लाख से अधिक घर जो है मंजूर किए जा चुके हैं। तो अगर आपसे टोटल आंकड़े पूछे जाए तो ये 16 लाख है। क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 16 लाख पर ही पूछा जाएगा आपसे कि टोटल कितना है, ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ज़रूरतमंद हैं विशेषकर जो वुमेन्स हैं और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है तो इनको खुद का पक्का घर उपलब्ध कराना, यही मेन इस PMAY 2.0 की प्राथमिकता यहाँ पर रखी गई है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिबंधित फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो FDC मेडिसिन हैं इनकी यहाँ पर संख्या कितनी है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हाउ मेनी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDC ड्रग्स हैव बीन रिसेंटली प्रोहिबिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भारत सरकार ने 16 तरह की जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो FDC दवाएं इस पर तुरंत रोक लगा दी गई है। मतलब इन दवाओं का मतलब है कि ऐसी गोलियां या सिरप जिसमें एक साथ कई दवाइयां मिली होती हैं। तो सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि इन दवाओं के मिश्रण का कोई वैज्ञानिक आधार जो है जिसको बोलते हैं थेरेप्यूटिक जस्टिफिकेशन वो यहाँ पर नहीं है। ये दवाएं सेहत के लिए नुकसानदायक हो
हो सकती है, इसलिए इनको तुरंत यहाँ पर बैन किया गया है। और ये फैसला एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी जिसको बोलते हैं DTAB, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो उसके रिकमेंडेशन के बाद जो है वो यहाँ पर दिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है इसके रिकमेंडेशन के बाद में जो है ये डिसीजन यहाँ पर लिया गया। और इन बैन की गई दवाओं में कुछ एंटीबायोटिक, पेन रिलीफ और शुगर कॉस्मेटिक से दवाएं भी यहाँ पर शामिल हैं। तो सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 26A का हवाला देते हुए ये आदेश यहाँ पर जारी किया है। तो इनको यहाँ पर बंद किया गया है। तो ये 16 जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDC ड्रग्स हैं जिनको विद द इमीडिएट इफेक्ट इनको यहाँ पर इन्होंने रोक लगाई है। Which two states were approved by the Ministry of the Defense to have an independent NCC state directorates? क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि रक्षा मंत्रालय ने किन दो राज्यों के लिए स्वतंत्र NCC राज्य निदेशालय बनाने की जो मंजूरी है वो यहाँ पर दी है। तो रक्षा मंत्रालय ने नेशनल कैडेट कोर, जिसको हम NCC बोलते हैं, इसके लिए 2 नए राज्य निदेशालय जो डायरेक्टरेट्स हैं इनको बनाने की यहाँ पर परमिशन दी है, जो कि दोनों जो है नए निदेशालय आंध्र प्रदेश और झारखंड के लिए जो है ये यहाँ पर होंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पर ये जो दोनों निदेशालय जो हैं ये बन रहे हैं। इससे पहले आंध्र प्रदेश का जो काम है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना निदेशालय, और झारखंड का काम बिहार और झारखंड निदेशालय ये संभालते थे। अब इन दोनों राज्यों के लिए अलग अलग निदेशालय होंगे। यहाँ पर NCC की ट्रेनिंग, सुपरविजन और कामकाज में इम्प्रूवमेंट जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो नए निदेशालय बनाने से यहाँ के जो और भी ज़्यादा कैडेट्स हैं इनको रिपब्लिक डे परेड, थल सेना कैंप और जो माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग जैसे बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेशन लेने के लिए जो है मौका मिल पाएगा। और ये एक अच्छा है। और NCC जो है इस समय दुनिया का सबसे बड़ा जो यूथ का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 20 लाख से ज़्यादा कैडेट्स जो हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मैं कहूँगा, लगभग 750 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका बोलबाला है और 20 लाख से ज़्यादा कैडेट्स हैं जो NCC की ट्रेनिंग यहाँ पर ले रहे हैं। जैम और CSC की साझेदारी के तहत शुरुआती तौर पर कितने जैम सुविधा केंद्र जो हैं वो यहाँ पर एस्टेब्लिश किए जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हाउ मेनी जैम सुविधा केंद्र विल बी एस्टेब्लिश इनिशियली अंडर द जैम CSC पार्टनरशिप। तो जो जैम जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, तो इन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर के साथ एक जो है समझौता किया है। तो इस समझौते का मकसद ये है कि सरकारी जो खरीद है जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, तो इसके मौके इसको हर किसी तक पहुँच हो ताकि सब लोग इसको एक्सेस कर पाएँ। खासतौर पर जो गाँव हैं और जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पर भी जो जैम का एक्सेस मिल सके। तो इसके लिए इन्होंने 50 जो GEM सुविधा केंद्र हैं GS के ये खोले जाएंगे जहां लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और जो गवर्नमेंट पोर्टल है इस पर जुड़ने में यहाँ पर मदद भी मिलेगी। इस स्टेप लेने से जो छोटे व्यापारी MSMEs हैं, स्टार्टअप्स हैं और जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, बुनकर हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और जो किसान संगठन है, तो इनको सरकारी काम लेने की जो है काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो 50 नए सुविधा केंद्र जो है ये यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाएंगे ऑन द पायलट बेसिस थ्रू द CSC नेटवर्क। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो ये जो 50 सुविधा केंद्र हैं तो इनके माध्यम से ट्रेनिंग और अलग तरीके की सहायता देकर सरकार छोटे उद्योगों और महिला उद्यमियों की भागीदारी को यहाँ पर बढ़ा रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितने नए सुविधा केंद्रों की स्थापना हो रही है, तो यह 50। हाल ही में SIPB ने किस राज्य में 30,513 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को जो है मंजूरी यहाँ पर दी है। रिसेंटली SIPB अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स वर्थ ₹30,515 करोड़ इन विच स्टेट। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू, तो इनकी अध्यक्षता में जो SIPB है जिसको बोलते हैं राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, तो इसकी अभी 18वीं बैठक हुई है। और यहाँ पर जो 8th स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो SIPB की मीटिंग है, इसमें आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू इन्होंने अप्रूव कराया जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं ये 30,000 के आसपास के हैं। 50 अलग अलग कंपनियों से 50 कंपनियों ने जो है निवेश प्रस्तावों को यहाँ पर मंजूरी दी। तो ये जो टोटल एक फिगर निकल कर आ रहा है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो इन नए प्रोजेक्ट्स के आने से क्या होगा कि आंध्र प्रदेश में लगभग 29,677 लोग
ऐसे आंकड़े दिए जा रहे हैं कि लगभग 30,000 का जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यहाँ पर क्रिएट होंगी। और स्टेट का जो टारगेट है वो यही है कि 160 गीगावाट जो ग्रीन एनर्जी है वो यहाँ पर हम प्रोड्यूस करें, जिसे पूरा करने के लिए नए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी मंजूरी यहाँ पर दी गई है। इसमें से एक बड़ा प्रोजेक्ट जो एनटीपीसी का है, जो अनंतपुर जिले में 6,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने वाला है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितना फिगर्स यहाँ पर है। तो सरकार ने जो कुछ खास क्षेत्र हैं इन पर बहुत ज़्यादा जोर किया, जैसे कि इथेनॉल हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, क्वांटम टेक्नोलॉजी है, और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना और जो डेटा सेंटर्स हैं, तो इसके ऊपर जो है लगातार गवर्नमेंट काम कर रही है। तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए ये बड़ी पहल की है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें लगभग 30,000 युवाओं को रोजगार के अवसर जो है यहाँ पर मिलेंगे। 30 जून को किस अंतर्राष्ट्रीय जो है दिवस के रूप में हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं? तो आपको बताना चाहूँगा कि 13 जून जो बहुत इंपॉर्टेंट डे रहता है, इस दिन हम इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे जो है ये यहाँ पर मनाते हैं। ये वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय जो एस्ट्रॉइड डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एस्ट्रॉइड्स है ना, इसके पृथ्वी से टकराने के जो संभावित खतरे हैं इसके बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना, और जो प्लेनेटरी डिफेंस है इस तरीके की तकनीकी जानकारी जो है वो यहाँ पर देना। तो 30 जून 1908 से हम इस डे को सेलिब्रेट मनाना स्टार्ट कर चुके हैं। और एक तुगुस्सा में जो घटना हुई थी उसके उपलक्ष्य में जो है इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी ये जो तुगुस्सा है ये साइबेरिया रूस में है बेसिकली। तो ये पृथ्वी के एक इतिहास में सबसे बड़ी जो उल्कापिंड जो घटना होती है ना उल्कापिंड की, उसके नाम से इसको जाना जाता है। तो इस विस्फोट से लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र का जो जंगल है वो वहाँ पर नष्ट हो गया था। तो हम इस उपलक्ष्य में इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे जो है वो 30 जून को हर एक साल जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। 2026 में सेशेल्स अपनी स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये दौरा है पूरा। मोदी जी अभी सेशेल्स गए हुए हैं, इनकी 3 दिन की एक ऐतिहासिक यात्रा थी। तो ये 27 जून से 29 जून 2026 तक जो है वो इनकी यात्रा है। और अगर हम सेशेल्स की बात की जाए तो ये अपना 50वां जो स्वतंत्रता की जो वर्षगांठ है वो यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है। इस मौके पर मोदी जी यहाँ पर मुख्य अतिथि जो गेस्ट ऑफ द ऑनर इसके रूप में जो है इन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया। दूसरी चीज़ क्या है कि आपसे पूछा सकता है कौन सा ये 50th जो इंडिपेंडेंस डे है ये सेलिब्रेट यहाँ पर किया जा रहा है। और इस साल भारत और जो सेशेल्स हैं इसके बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इसके भी जो है 50 साल यहाँ पर पूरे हुए हैं। तो इस वजह से दौरा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और मोदी जी इस दौरे पर यहाँ पर गए हुए हैं। तो भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने सेशेल्स की जो नेशनल असेंबली है इसको यहाँ पर संबोधित किया है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन जाता है। और भारत ने जो सेशेल्स की जो मैरीटाइम डिफेंस है इसके लिए जो लेस्बार होप जो है इस नाम का एक जहाज़ और कई अलग अलग विकास कार्यों के लिए जो है लगभग 1250 करोड़ का जो सपोर्ट है वो यहाँ पर दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और जो मेन यहाँ पर जो चर्चा थी वो थी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूपीआई और जो जलवायु सुरक्षा है, तो क्लाइमेट जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर यहाँ पर काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वेयर वॉज द नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2026 ऑर्गेनाइज? तो ये जो है न्यू दिल्ली में हुई है। और इस मौके पर जो हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, तो इन्होंने नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन है इसका उद्घाटन यहाँ पर किया है। ये जो सम्मेलन है वो 2 दिनों तक बेसिक चला है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो है एक बेहतर कोऑर्डिनेशन जो है वो यहाँ पर सेटअप करना। और जो मिनिस्टर हैं इन्होंने कहा कि जब तक विकसित गाँव के बगैर जो है विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता, तो इस बात पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। और सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो आखिरी छोर तक, मतलब कि यानी हम हर एक तबके तक जो है पहुंचा पाएँ, तो इसके लिए जो है हमें प्रयास करना रहना है। और जो MG नरेगा और जो PMAY जी हैं, तो ऐसी जो योजना है इनकी भी यहाँ पर चर्चा हुई थी। तो जी राम जी के नाम से इसको कर दिया गया फर्दर। तो ये चीज़ भी आप लोग अभी कई बार करंट अफेयर्स में मैंने डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो ये जो विकसित भारत का सब कुछ है तो वो गारंटी फॉर द रोजगार एंड आजीविका मिशन इसको बोलते हैं BBG राम जी। तो इसका नाम अब ये रख दिया गया, पहले ये जो मनरेगा था उसके नाम की जगह जो है
अब इसको रोल्ड इन्होंने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। और 2047 का जो मिशन है उस पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से काम हो रहा है, क्योंकि हम आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे। तो सारे जो बड़े माइलस्टोन है वो उस डेट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। और अभी ये जो प्रमुख योजना है जैसे कि मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है, इन सब के ऊपर जो है यहाँ पर चर्चा हुई। इस कॉन्फ्रेंस में रिव्यू किया गया मेजर फ्लैगशिप स्कीम्स को, जिसमें ये सारी स्कीम शामिल हैं। मई 2026 में भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP कितने प्रतिशत यहाँ पर बढ़ा है? What was the India's index of industrial production IIP growth rate in मई 2026? आपको बताना चाहूँगा कि जो ये IIP है इसने मई 2026 में एक बढ़िया ग्रोथ दिखाई 5.1% की। और अगर आप लास्ट ईयर से देखोगे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसमें तेज़ी यहाँ पर दिखाई जा रही है। और जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है इसका जो क्विक एस्टिमेट है वो इस साल जो है 122.7 ये यहाँ पर रहा है। जो पिछले साल जो है ये था 116, तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो है शानदार प्रदर्शन करते हुए जो है 5.5% का जो ग्रोथ है वो देखने को मिला है। और बिजली और जो गैस सप्लाई है उसमें सबसे ज़्यादा है, 9.9% है। और जो माइनिंग है इसमें थोड़ी सी गिरावट आई है, तो ये 1.6 से जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड हुआ है यहाँ पर। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखनी चाहिए। पोलियो टीकाकरण के लिए किस प्रकार के टीके का उपयोग जो है वो यहाँ पर किया जाता है? आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि नागालैंड में भारत को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए एक राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे जो है वो यहाँ पर मनाया गया। और इस अभियान का मेन लक्ष्य ये था कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं इनको जो ओरल पोलियो वैक्सीन है इसका यहाँ पर दिया जाए। तो ये ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो बोलते नहीं कि अमिताभ बच्चन ने कितने साल जो है इस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट किया और काफ़ी हद तक जो है इस पर रोक लगाई गई है। लेकिन राज्य के सभी ज़िले हैं अभी यहाँ पर जो है टीका लगाने का प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर किया गया और पूरी टीम थी वहाँ यहाँ पर। और जो बोखा एक ज़िला है, यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं इनका नाम है के मुथुंग सांगलियो, तो इनके बारे में बात की जा रही है। तो इन्होंने एक बच्चे को दवा पिलाकर जो है इस अभियान की यहाँ पर शुरुआत भी की। और 15 साल से जो है भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन पड़ोसी देशों में अभी भी खतरा होने के कारण यहाँ पर हम सावधानी रख रहे हैं। तो जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है कि कोई भी बच्चा जो है वो टीका से ना छूट जाए। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को यहाँ पर पोलियो की जो ओरल वैक्सीन है वो यहाँ पर दी जाती है। ये पूरी तरीके से फ्री है और जो आशा वर्कर्स हैं वो घर घर जाकर इस तरीके का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हिस्सा यहाँ पर लेती हैं। सुमन रोड मैप 2030 का जो है मुख्य ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ पर क्या है? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा है सुमन रोड मैप का, तो ये है रिड्यूस जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो। तो अभी जो है यहाँ के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा जी, तो इन्होंने सुमन रोड मैप जो है और जो नई एम्बुलेंस गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पर लॉन्च की है। इस रोड मैप का मेन ऑब्जेक्टिव है कि 2030 तक जो MMR है इसको 1 लाख जीवित जन्मों पर 70 से यहाँ पर कम करना। तो ये एक ऐसा लक्ष्य इन्होंने चुना है। तो जो यूनाइटेड नेशंस के जो विकास लक्ष्यों के आधार पर जो है इन्होंने तय किया है और 13 राज्यों के 130 जिलों पर जो है वो यहाँ पर इनको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो नई एम्बुलेंस गाइडलाइंस है NAS 2026 जो है नेशनल एम्बुलेंस सर्विस गाइडलाइंस 2026, तो इसके तहत देश भर में एम्बुलेंस सेवा के लिए एक जैसे नियम होंगे। जैसे GPS और इमरजेंसी जो नंबर है ना 112, तो उससे यहाँ पर इसको कनेक्ट किया जाएगा। और जो रिस्क न्यूबॉर्न्स है इनके लिए पहले 42 दिनों में 9 बार घर पर जो स्वास्थ्य जांच है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये भी चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो अभी जो है हेल्थ सर्विसेज को बेहतर से बेहतर करने के लिए जो है यहाँ पर इन्होंने सुमन रोड मैप जो है इसकी शुरुआत यहाँ पर की है। द फर्स्ट कॉमर्शियल सी शिपमेंट ऑफ द प्रीमियम बंगनपैले मैंगोज फ्रॉम द इंडिया हैज़ बीन सेंड टू विच कंट्री? तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपसे कि अभी जो एपिडा है इन्होंने भारत से सिंगापुर के लिए पहली बार जो बंगनपल्ले आम है इनकी एक बड़ी जो कॉमर्शियल शिपमेंट है वो समुद्री रास्ते से यहाँ पर भेजी है। तो इस शिपमेंट में जो है 5 मीट्रिक टन जो है वो आम भेजे गए हैं जो आंध्र प्रदेश के जो खास बागों होते हैं जिसको बोलते हैं GAP सर्टिफाइड ऑर्किड्स, तो यहाँ पर जो है ये लगाए गए थे और इंडिया से सिंगापुर
भेजे गए, काफ़ी ज़्यादा मात्रा है और लगभग 5 टन जो है वो आम यहाँ पर भेजे गए हैं। तो इन आमों को कर्नाटक की जो है एक फैसिलिटी में, एक बहुत ही फेमस जो कर्नाटक की रिकॉग्नाइज फैसिलिटी थी, वहाँ पर इनमें इनको पैक किया गया और जो ओसम फूड जो सॉल्यूशंस LLP हैं उन्होंने जो है इसको एक्सपोर्ट यहाँ पर किया है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि समुद्री रास्ते से जाने के बाद ये आम बिल्कुल ताज़ा और अच्छी हालत में सिंगापुर पहुँचे, क्योंकि इनकी पैकेजिंग और कोल्ड चेन जो है वो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की थी। सबसे बड़ी बात ये रही कि किसानों को घरेलू बाज़ार के मुकाबले जो है यहाँ पर लगभग 2 गुना दाम 50 रुपये प्रति किलो यहाँ पर मिला है। तो पहले इनको 25, 25, 26 मिलता था, उसकी तुलना में इनको 50 रुपये प्रति किलो मिला है, तो इनका भी फ़ायदा यहाँ पर हुआ है। और पहली बार भारत के कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए जो है सस्ते व पर्यावरण के अनुकूल जो है समुद्री परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर देखने को मिलती है। वेयर वॉज द नॉर्थ ईस्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग यूनिट इनॉग्रेटेड। उत्तर पूर्व के सबसे बड़े जैविक मसाला प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया गया। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इन्होंने मेघालय के री वाही जिले के जो एक नॉर्थ ईस्ट में है, तो इन्होंने, इसका नाम है भोरीमोंग मेघालय। ठीक है, तो ये है भोरीमोंग मेघालय में, तो ये एक नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ी ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग यूनिट है, इसका उद्घाटन यहाँ पर किया है। और इस यूनिट को ईस्टर्न डी भाई ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन जो डेवलपमेंट है उसके तहत जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। और इस प्लांट को बनाने में लगभग 32 करोड़ का जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर आया हुआ है और इसकी जो क्षमता है वो लगभग 10,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा जैविक मसाले प्रोसेस करने की यहाँ पर है। तो एनुअल प्रोसेसिंग जो है वो 10,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा की है। जिंजर, टर्मरिक, ब्लैक पेपर एंड चिली, तो इन सब के लिए जो है यहाँ पर काम होगा। और ये पहली एक ऐसी यूनिट होगी पूर्वोत्तर की जिससे नेशनल NPOP और इंटरनेशनल EU ऑर्गेनिक दोनों ही मानकों के हिसाब से जो है इसको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, जिससे अब ये मसाले जो है वो पूरी दुनिया में यहाँ पर सेल हो सकेंगे। इन विच सिटी वॉज द 12th इंडिया यूरोपियन यूनियन EU ह्यूमन राइट्स डायलॉग हेल्ड। 12वें भारत यूरोपियन संघ मानवाधिकार संवाद का आयोजन जो वो किस शहर में यहाँ पर किया गया है। तो ये न्यू दिल्ली में होता है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन जो है इन्होंने नई दिल्ली में 12वें जो मानव अधिकार संवाद है, ह्यूमन राइट्स डायलॉग है, इसका यहाँ पर आयोजन किया। तो इस बैठक में क्या हुआ कि दोनों पक्षों ने लोकतंत्र और जो ह्यूमन राइट्स और जो लॉज के इम्पैक्ट को बहुत ही हाईली मेंटेन करने के लिए जो है यहाँ पर इन्होंने एक संकल्प लिया। और भारत की तरफ से जो है इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के जो अतिरिक्त सचिव हैं पीयूष श्रीवास्तव और यूरोपीय संघ के जो राजदूत हैं हर्बे डेल्फिन, इन 2 लोगों के द्वारा होती है। तो ये डेलीगेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इस बैठक में बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा होती है, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी और जो बच्चों के राइट्स हैं, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर चर्चा होती है। और पहली बार जो AI और जो ह्यूमन राइट्स हैं इनके बीच रिश्तों पर यहाँ पर बात की गई। दोनों पक्षों ने ये डिसाइड किया कि वे आगे यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े मंचों पर एक साथ मिलकर जो है वो यहाँ पर करेंगे। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में यहाँ पर है। ठीक है, तो ये डायलॉग चेयर था पीयूष श्रीवास्तव, ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं यूरोप बेस्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द हार्वे डॉल्फिन, ये EU एम्बेसडर टू इंडिया है। तो इन लोगों ने मिलकर यहाँ पर चर्चा की। एडोब रिपोर्ट के अनुसार व्यक्तिगत AI एजेंट बनाने में सबसे अधिक रुचि किस देश के उपभोक्ताओं ने यहाँ पर दिखाई है। तो एडोब 2026 की अभी जो AI रिपोर्ट है, तो इसके हिसाब से भारत के 60% लोग जो हैं अपना खुद का एक पर्सनल AI एजेंट बनाना चाहते हैं, जो पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। भारत के 55% लोग जो हैं किसी कंपनी की AI से बात करने को तैयार है और 58% लोग तो AI से जो AI की बातचीत है, एजेंट टू एजेंट इंटरेक्शन जो है, इसमें भी काफ़ी कंफर्टेबल है। 61% लोग इस बात से सहमत हैं कि उनका AI एजेंट किसी कंपनी के जो ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव है उससे बात कर सकता है। लोग AI का जो मुख्य इस्तेमाल है वो प्रोडक्शन रिकमेंडेशंस, जो सामान चुनने ताकि तुरंत मदद हो, कस्टमर सपोर्ट, और AI जो कंसीज है वर्चुअल असिस्टेंट, तो इसके लिए जो है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। और AI को अपनाने में कुछ बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे कि डेटा को सही तरीके से जोड़ना और लोगों की जो ज़रूरी स्किल्स हैं इसकी कमी होना। तो ये सब चीज़ें चर्चा में हैं। बट आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा कि एडोब 2026 ने जो इनकी एक रिपोर्ट है, तो इसके हिसाब से भारत के 60% लोग जो हैं वो अपना खुद का जो पर्सनल AI एजेंट जो है वो यहाँ पर बनाना चाहते हैं।
The recent Ebola outbreak promoting AIR सुविधा 2.0 is mainly linked to which countries? आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो इबोला प्रकोप के कारण जो है AIR सुविधा 2.0 किन देशों से जो है संबंधित यहाँ पर है। तो जो हमारे यहाँ के नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, तो इन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट के साथ मिलकर एक एयर सुविधा 2.0 इस पोर्टल को लॉन्च किया। ये जो पोर्टल है वो इंटरनेशनल जो अलग अलग पैसेंजर्स हैं इनके लिए, जहां उन्हें अपनी सेफ से जुड़ी जानकारी जो है वो यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो करना पड़ेगा। तो ये जो हुआ है ये कॉन्गो और युगांडा में जो फैला इबोला वायरस है, इसके खतरे को देखते हुए जो है वो यहाँ पर जो है ये शुरू किया गया ताकि जो बीमारी है वो देश में यहाँ पर ना फैले। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड युगांडा, दिस विल बी द राइट आंसर। तो मिनिस्ट्री ऑफ द सिविल एविएशन जो है इन्होंने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड इसके साथ में ये अभी एक कोलैबोरेशन करके इसको लॉन्च यहाँ पर किया है। और अब जो है विदेश से आने वाले जितने भी पैसेंजर्स होंगे इनको इमिग्रेशन से पहले 21 दिनों की यात्रा और सेहत का ब्यौरा जो है वो ऑनलाइन यहाँ पर भरना पड़ेगा। ये जो पोर्टल है वो एयरपोर्ट के जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं और जो सरकार की जो सर्विलेंस टीम है इसको तुरंत जानकारी यहाँ पर भेज देगा। तो जो WHO है इसके द्वारा इबोला को जो वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल है, मतलब जो बर्ड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है उसके तौर पर घोषित किया गया। इसके बाद जो है तगड़े इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए भी हैं। ठीक है। According to the recent PwC report, what is the projected size of the India's asset and wealth management AVM industry to 2030? इस न्यूज़ को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एक्चुअली PwC की जो अभी हालिया रिपोर्ट है, तो वो अभी रिपोर्ट जब आई तो भारत का जो एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट जो उद्योग है 2030 तक कितने ट्रिलियन डॉलर का जो है पहुंचने का अनुमान यहाँ पर है। तो PwC है ना, तो इन्होंने अभी एक अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें भारत का जो एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट है वो 2030 तक दुगना होकर 1.7 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। भारत के सेक्टर की जो CAGR है, जो विकास दर है, वो लगभग 11.6% तक होने की जो उम्मीद है। अगर आप एशिया पैसिफिक के औसत को भी देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर 6.8% से काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो तेज़ी है वो इसलिए आई क्योंकि अब लोग जो हैं रिटेल इन्वेस्टर्स और बड़ी संस्थाएं ज़्यादा इन्वेस्ट यहाँ पर कर रही हैं। ज़्यादा निवेश करने के साथ में जो डिजिटल सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर बढ़ रही हैं। तो UPI, आधार, रिडक्टेड डीमैट अकाउंट्स और जो सिप है और जो गिफ्ट सिटी है जैसे जो बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी काफ़ी तारीफ़ की गई, जिन्होंने बाज़ार को जो है वो एक अलग गहराई यहाँ पर दी है। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वंदे मातरम कैंप? वंदे मातरम शिविर का जो मेन थीम है वो यहाँ पर क्या था? तो माई भारत ने पश्चिम बंगाल की जो ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी है इसमें 7 दिनों के वंदे भारतम कैंप जो इसकी शुरुआत यहाँ पर की है। तो ये था बेसिकली वन सॉन्ग वन स्पिरिट वन नेशन यहाँ पर। तो ये जो कैंप है वो वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर जो है इस खुशी में यहाँ पर आयोजित किया गया। और इस आयोजन में 24 जून से 30 जून 2026 तक जो यूथ प्रोग्राम है और जो मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट्स है, तो इनके तहत जो है ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया। इस कैंप में देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 150 जो है युवा यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। इस कैंप का जो मेन जो विषय था वो है एक गीत एक भावना एक राष्ट्र। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वन सॉन्ग वन स्पिरिट एंड वन नेशन, दैट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस वन। ओके, और इस उद्घाटन समारोह में जो वंदे मातरम के रचयिता हैं जिनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो इनको श्रद्धांजलि दी गई और NSS द्वारा एक राष्ट्रीय गीत यहाँ पर गाया गया। 2026 में नशा मुक्त भारत सप्ताह की जो थीम यहाँ पर वो क्या रखी गई है? तो जो नशा मुक्त भारत सप्ताह है 2026 का, इसकी थीम यहाँ पर रखी गई क्योंकि केंद्रीय मंत्री जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं इन्होंने नशा मुक्त जो भारत सप्ताह 2026 इसका वर्चुअली जो उद्घाटन है वो यहाँ पर किया गया। 10 दिनों की एक बड़ी राष्ट्रव्यापी अभियान था जो 17 जून से 26 जून तक यहाँ पर चला। और इस बार की जो थीम थी नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान। तो ये इसकी थीम यहाँ पर रखी गई। तो इसे नशा और अवैध तस्करी के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 26 जून, इसके मौके पर यहाँ पर आयोजित किया गया था। तो 26 जून को ये बेसिकली हुआ था। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो मिनिस्टर हैं इन्होंने और जो वॉलंटियर्स की मदद के लिए जो एक पर्सनल डैशबोर्ड और नशा मुक्ति पर बनी एक शॉर्ट फिल्म जो है वो भी यहाँ पर लॉन्च हुई थी। बट आपसे
डे पूछा जाएगा तो 26 जून को जो नशा विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसको जो है उस मौके पर जो है इन्होंने एक पूरा जो भारत एक तरीके से मैं कह सकता हूँ नशा मुक्त भारत सप्ताह जो है इसका समापन यहाँ पर किया है। हाल ही में योगा एंड डायबिटीज़ अ साइंटिफिक अप्रोच नामक जो पुस्तक है वो किसने यहाँ पर लिखी है, ये आपसे पूछा गया है। तो हु रिलीज द बुक योगा एंड डायबिटीज़ अ साइंटिफिक अप्रोच रिसेंटली, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है इनके द्वारा लिखी गई ये जो है बुक है और यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास में फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बुक को यहाँ पर जो है रिलीज़ किया, योगा एंड डायबिटीज़ अ साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है। और ये जो बुक लॉन्च है ये होता है CSIR में, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। FSSAI ने हाल ही में FVOs को किस प्रकार के चाकू उपयोग करने का निर्देश दिया है। FSSAI हैज़ रिसेंटली डायरेक्टेड FVOs टू यूज़ विच टाइप ऑफ द नाइफ्स, तो ये कोरेजन फ्री फूड ग्रेड नाइफ्स हैं, इनका यूज़ करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो जो हमारे यहाँ की एक ऐसी अथॉरिटी है जिसका नाम है FSSAI, तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो इन्होंने डायरेक्शन दिया है जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं FVOs, ये केवल फूड ग्रेड कोरेजन रेजिस्टेंस जो है नाइफ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो है जंक नहीं लगती है, तो ये एक तरीके से लोगों की जो एक रस्टेड और कोरेडेड चिप्ड पेंटेड जो चीज़ें थी तो जो फूड को कंटेमिनेट करती थी, तो उस वजह से जो है यहाँ पर रोक लगाकर इन्होंने जो है एक फूड ग्रेड कोरेजन रेजिस्टेंट नाइफ की बात यहाँ पर कही है। इन विच सिटी वॉज द 16th इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड फार्माकोपीज हेल्ड, तो ये आपको कहा गया कि 16वीं अंतर्राष्ट्रीय विश्व फार्माकोपिया बैठक जो है ये किस शहर में जो आयोजित की गई है, तो ये ब्राज़ील में है। तो इंडिया रीफॉर्म्ड इट्स लीडरशिप इन द ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी स्टैंडर्ड, तो ये 16वां जो इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड फार्माकोपीज जो हेल्ड होता है ब्राज़ील में, तो उस मौके पर जो है ये हुआ था। और इसमें इंडियन जो फार्माकोपिया कमीशन IPC ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत में। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया था डॉक्टर V कैलावसन, तो ये सेक्रेटरी कम साइंटिफिक डॉक्टर हैं, तो इनके द्वारा जो है इसको जो है रिप्रेजेंट यहाँ पर किया गया। तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोल्ड में हम आपको वो डेटा देते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। कफ सिरप को किस अनुसूची से यहाँ पर हटा दिया है, तो कफ सिरप हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम विच स्केड्यूल, तो स्केड्यूल के था उससे इन्होंने कफ सिरप को हटा दिया है। ये अभी जो अनाउंसमेंट है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने जो ड्रग रूल्स हैं इसमें भी चेंजेस किए हैं। तो इन्होंने कहा कि ड्रग्स 5th अमेंडमेंट रूल 2026, द अमेंडमेंट रिमूव्स द वर्ड सिरप्स फ्रॉम द आइटम नंबर 7, तो ये आइटम नंबर 7 से इन्होंने शेड्यूल्ड के से यहाँ पर इसको हटा दिया है, ठीक है। तो अब जो सब की जो कफ सिरप्स हैं वो कैन नाउ बी सोल्ड ओनली थ्रू ड्यूली लाइसेंस फार्मासिस्ट जो है इनके द्वारा जो है अब केवल सेल यहाँ पर किया। और कोई डाउट है तो जरूर पूछेगा। हमारी जो PDF है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएंगी और A to Z डेली वीकली मंथली सारी PDF आपको एक ही प्लेस पर यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और अगर कोई डाउट है कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो 8448169188 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और आगे हम लोग फिर मिलेंगे, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा।